हमारी शादी की 5वीं सालगिरह की रात सुबह के 3 बजे मैं अपनी तेज बुखार में तपती हुई बेटी शियाटोन को गोद में लिए फैमिली डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर उसकी जांच करता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह धीमी आवाज में कहता है, सर, क्या आपको यकीन है कि शियाटोन आपकी रियल बेटी है? आपका और जानरन का ब्लड ग्रुप बी है। इस बच्ची का ब्लड ग्रुप ऐसा नहीं हो सकता। यह सुनते ही मेरी पूरी दुनिया टूट जाती है। जिस बच्ची को मैंने 5 साल तक अपनी जान से बढ़कर पाला, वह मेरी पत्नी और उसके सेवियर की बेटी निकलती है। उस रात मैं श्याओतोन को सीने से लगाए बैठा रहता हूँ। तभी डॉक्टर संग जल्दी जल्दी अपना बैग लेकर अंदर आता है, जिस पर वह कहता है, सर शांत रहिए, पहले मुझे इसे चेक करने दीजिए। इसके बाद वह शियाटोन को अपनी गोद में लेकर बड़ी स्किल के साथ उसकी जांच करता है। वह उसका चेस्ट चेक करता है और तुरंत ब्लड सैंपल लेता है। यह एक इमरजेंसी टेस्ट होता है। उस 1 घंटे के इंतजार के दौरान मैं बच्चों वाले बेड के पास बैठा रहता हूँ और अपनी बेटी का तपता हुआ हाथ कसकर पकड़े रहता हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह केओस में डूबा रहता है। पापा, बेहोशी में शियाटोन बुदबुदाती है, जिस पर मैं उसका माथा अपने माथे से लगाकर कहता हूँ, मैं यही हूँ, स्ट्रांग रहो शियाटोन, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच डॉक्टर संग के कदम बाहर रुकते हैं। मैं सिर उठाकर देखता हूँ और उसके हाथ में रिपोर्ट दिखाई देती है। उसका चेहरा बेहद गंभीर नजर आता है। डॉक्टर संग, मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ, जिस पर वह अंदर आता है और मेरी तरफ देखे बिना रिपोर्ट आगे बढ़ा देता है। उसकी आवाज बेहद सावधान और ठंडी हो जाती है। सर, क्या आपको पूरा यकीन है कि शियाटोन आपकी बेटी है? मैं 2 सेकंड तक बिल्कुल जड़ हो जाता हूँ। मुझे लगता है शायद मैंने गलत सुना है। क्या कहा आपने? जिस पर डॉक्टर सांग रिपोर्ट की तरफ इशारा करता है। आप और जनरन दोनों का ब्लड ग्रुप बी है। थ्योरी के हिसाब से आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप सिर्फ बी या ओ हो सकता है, लेकिन शियाटोन का ब्लड ग्रुप ए है। वह एक पल रुकता है और फिर और भी धीमी आवाज में कहता है, बायोलॉजिकली यह इम्पॉसिबल है। कमरे की घड़ी लगातार टिक टिक करती रहती है। हर आवाज मेरे सिर पर हथौड़े की तरह पड़ती है। मैं रिपोर्ट को घूरता रहता हूँ। अगर शियाटोन मेरी बेटी नहीं है, तो फिर वह किसकी बेटी है? जरूर कोई गलती हुई है। मेरी आवाज भारी और डरावनी हो जाती है। टेस्ट दोबारा कीजिए, लेकिन डॉक्टर शांत रहता है। मैं कई बार चेक कर चुका हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको डीएनए टेस्ट करवाने ले जा सकता हूँ। सुबह 4 बजे मैं सोती हुई शियाटोन को लेकर सीधे टेस्ट सेंटर पहुंच जाता हूँ। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने में 6 घंटे लगते हैं। उन 6 घंटों में मैं कॉरिडोर में बैठा रहता हूँ, जैसे मेरी आत्मा ही शरीर छोड़ चुकी हो। इसी दौरान जनरान का फोन आता है। उसकी आवाज हमेशा की तरह मीठी लगती है। त्यानयू, हैप्पी एनिवर्सरी, मुझे एक वर्क मीटिंग आ गई है, मैं देर से लौटूंगी। शियाटोन को मेरी तरफ से गुड नाइट बोल देना। जिस पर मैं शांत स्वर में कहता हूँ, ठीक है। फोन कटने के बाद मेरी नजर लॉक स्क्रीन पर चली जाती है। वहां हमारी फैमिली फोटो लगी होती है। बीच पर खींची गई उस तस्वीर में जन्नन सफेद ड्रेस पहनकर मेरे कंधे पर झुकी रहती है। शियाटोन मेरी गोद में होती है। हम तीनों मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कोई परफेक्ट फैमिली पिक्चर हो। दोपहर 2 बजे रिजल्ट आ जाता है। नो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, सिर्फ 7 शब्द, लेकिन यही 7 शब्द मेरे दिल को चीर कर रख देते हैं। मैं खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लेता हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। सेंटर का एम्प्लॉय कुछ कहता रहता है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मेरे कानों में सिर्फ एक भयानक गूंज बची रहती है। अचानक डिलीवरी रूम में सुनी गई पहली रोने की आवाज मेरे दिमाग में गूंजती है। तो वह बच्ची कभी मेरी थी ही नहीं। फिर मेरा असली बच्चा कहाँ है? वह बच्चा जिसे जनरन ने मेरी जान बचाने के बदले मुझे देने का वादा किया था, अब वह कहाँ है? जनरन, उसे सब पता था। मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मैं उसे कॉल करता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मैं दोबारा कॉल करता हूँ, फिर भी सन्नाटा। इसके बाद मैं ड्राइवर को श्याओतोन को घर छोड़ने का आदेश देता हूँ। वह अब भी बुखार में होती है। उसका छोटा सा चेहरा कार विंडो से लगा रहता है। वह बेखबर सोती रहती है, लेकिन जब मैं उसकी आंखों को देखता हूँ, जो बिल्कुल जानरन जैसी हैं, मेरा दिल बार बार टूटता रहता है। 5 साल का दर्द, 5 साल का प्यार। जिस बच्ची को मैंने अपने हाथों से ट्रेजर की तरह पाला, वह किसी दूसरे आदमी की बेटी निकलती है, जिसे मेरी पत्नी ने जन्म दिया। कितना बड़ा मजाक था यह। इसके बाद कार सीधे उस क्लब की तरफ बढ़ती है जहां जनरन के होने की बात कही गई थी। मैं स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ता हूं कि मेरे हाथ कांपने लगते हैं। आखिरकार मुझे कार साइड में रोकनी पड़ती है। मैं स्टीयरिंग पर झुककर भारी सांसें लेने लगता हूं। बाहर बीजिंग की चमकती हुई रात दिखाई देती है। नियॉन लाइट्स किसी सितारों की नदी की तरह बहती नजर आती हैं। यही शहर हमारे प्यार का गवाह रहा था। यहीं जनरान ने बिना डरे मेरा पीछा किया था। यहीं उसने मेरे लिए अपना स्वभाव बदला था। यहीं हमारी शादी हुई थी और यहीं उसने रोते हुए कहा था, त्यानयू, आखिरकार मैं तुमसे शादी कर पाई। लेकिन अब यही शहर उस प्यार को सड़ते हुए देखेगा। थोड़ी देर बाद मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करता है। यह जनरान का वीचैट मैसेज होता है। त्यानयू, मुझे एक अर्जेंट प्रोजेक्ट के बाहर जाना पड़ रहा है। मैं कुछ दिनों में लौटूंगी। आई मिस यू, मेरा इंतजार करना। साथ में एक एयरपोर्ट वेटिंग एरिया की फोटो लगी होती है। ग्लास के बाहर एक एयरप्लेन की टेल दिखाई देती है। मैसेज 5 मिनट पहले भेजा गया होता है। मैं उसे घूरता रहता हूँ और अचानक हंस पड़ता हूँ। मेरी हंसी पूरी कार में गूंजने लगती है, गुस्से से भरी हुई, पागलपन वाली हंसी। रास्ते में आगे जाकर अचानक ट्रैफिक रुक जाता है। 2 ग्रुप्स सड़क के बीचों बीच लड़ रहे होते हैं। जमीन पर टूटे हुए बॉटल्स बिखरे रहते हैं। मैं चिढ़कर हॉर्न बजाता हूँ, लेकिन तभी मेरी नजर भीड़ के बीच एक महिला पर टिक जाती है। उसका चैनल ड्रेस फटा हुआ होता है, बाल बिखरे हुए रहते हैं और चेहरा चोटों से भरा होता है। वह दूसरी औरत के बाल पकड़कर उसे जोर जोर से खींच रही होती है और वह महिला कोई और नहीं,
जनरन होती है, पूरे बीजिंग में मशहूर फू फैमिली की एलिगेंट मिस फू। लेकिन इस वक्त वह किसी सड़क पर लड़ने वाली औरत जैसी नजर आती है। मैं कार से उतरकर भीड़ के किनारे खड़ा हो जाता हूँ। जनरान की कुछ फ्रेंड्स भागकर उसके पास आती हैं और उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जनरान की आंखें लाल होती हैं और वह लगातार गालियां देती रहती है। जनरन, हान बोगेन ने सिर्फ क्लब की कॉरिडोर में उससे बात ही तो की थी, क्या तुम्हें इतना ओवररिएक्ट करना जरूरी था? उसकी एक क्लोज फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है। दूसरी फ्रेंड भी कहती है, सही कह रही है, जब चैरिटी गाल में किसी ने तियानेयू को इंसल्ट किया था और बाद में पता चला था कि वह वोंग फैमिली की इलीगल डॉटर है, तब भी तुमने सिर्फ उससे माफी मंगवाई थी। तुम इतनी एंग्री तब भी नहीं हुई थी। वह जानन को ऊपर से नीचे तक देखती है। और अगर शाओतोन तुम्हें इस हालत में देख ले तो, और अगर तुम्हारा हस्बैंड पूछे तो? जिस पर जानरन ठंडी आवाज में उसे काट देती है। वह कुछ नहीं पूछेगा। उसकी आवाज में ऐसी प्रोटेक्शन होती है जो मैंने कभी अपने लिए नहीं सुनी। शाओटन मेरी और बोगेन की बायोलॉजिकल डॉटर है। अगर उसे पता चले कि उसकी माँ उसके पिता के लिए घायल हुई है तो वह जरूर खुश होगी। यह सुनते ही आसपास की हवा जैसे जम जाती है। मैं वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह जाता हूँ। मेरे शरीर से जैसे सारी ताकत निकल जाती है। मेरे कानों में शोर गूंजता रहता है, लेकिन जनरान की आवाज साफ सुनाई देती है। उस साल मैं खुद को रोक नहीं पाई थी, इसीलिए शियाटन बोगेन की बेटी बनी। उसने कभी कोई स्टेटस नहीं मांगा और यहाँ तक कि बच्ची की पहचान भी छुपाई। वह कुछ पल रुकती है। मैं अब भी बोगेन की कर्जदार हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ उसे और उसकी बेटी को कंपेसेट कर सकती हूँ। तो यही सच्चाई थी। जिस बेटी को मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा, वह मेरी पत्नी की बिट्रेयल का सबूत थी। 5 साल की हैप्पी मैरिज शुरू से ही एक झूठ थी। 7 साल पहले जब मैं बीमार पड़ा था और मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी, तब बोगन की तस्वीर मेरे दिमाग में उभरती है। तब वह मेरा सबोर्डिनेट हुआ करता था। उसने अपनी स्लीव ऊपर चढ़ाई थी और ईमानदारी से कहा था, सर मेरा ब्लड ग्रुप मैच करता है, मुझे ब्लड डोनेट करने दीजिए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। बोगेन, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिस पर वह मुस्कुराकर सिर हिलाता है। ऐसा मत कहिए, आपकी मदद कर पाना मेरे लिए ऑनर है। उसे थैंक यू कहने के लिए मैंने उसे बड़ी रकम दी थी, कंपनी में इंपॉर्टेंट पोजीशन दी थी और छोटे भाई की तरह ट्रीट किया था। जनरन भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। वह हमेशा कहती थी कि बोगेन बेहद कैपेबल और सेंसिबल है, लेकिन सच्चाई यह निकलती है कि उसी समय से दोनों का अफेयर चल रहा था और मैं एक बेवकूफ की तरह उसे अपने घर बुलाता रहता था ताकि वह मेरी पत्नी के साथ फ्लर्ट करे और मैं उसकी बेटी को पालता रहूं। सालों तक यह एक परफेक्ट ड्रामा बना रहता है। तभी जनरन की फ्रेंड धीमी आवाज में पूछती है, और तुम्हारा हस्बैंड, अगर उसे कभी सच पता चल गया तो? जिस पर जनरन के होंठ हल्के से मुड़ते हैं। उसकी मुस्कान आत्मविश्वास से भरी और ठंडी होती है। मैं उसे पहले की तरह प्यार करती रहूंगी। मैं उसे कभी शक नहीं होने दूंगी। इसके बाद वह अपना फोन निकालती है और स्क्रीन पर कुछ टाइप करती है। कुछ सेकंड बाद मेरा फोन वाइब्रेट करता है। फिर वही मीठा मैसेज, त्यानायू, मुझे एक अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है। मैं कुछ दिनों में लौटूंगी। आई मिस यू, मेरा इंतजार करना। कुछ ही देर पहले वह हान बोगेन के लिए सड़क पर लड़ रही थी और अब मेरी स्क्रीन पर प्यार का नाटक कर रही थी। दोनों तस्वीरें मेरे सामने एक साथ उभरती हैं। मैं सिर झुकाकर चैट बॉक्स खोलता हूँ। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी होती हैं। हर लेटर किसी पत्थर जितना भारी लगता है। आज हमारी 5वीं एनिवर्सरी है। तुम आज के बाद जा सकती हो। ये मेरी आखिरी टेस्ट होती है। जनरन लगभग तुरंत रिप्लाई करती है, त्यानायू, ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं लौटूंगी तो इसकी भरपाई कर दूंगी। भरपाई? तो उसकी सारी नरमी सिर्फ भरपाई थी। वह भरपाई करती थी क्योंकि उसके दिल में कोई और था। वह भरपाई करती थी क्योंकि किसी और की बेटी मुझे पापा बुलाती थी। वह भरपाई करती थी क्योंकि वह मेरे बगल में सोती थी, जबकि हर दिन मुझे धोखा देने की प्लानिंग करती रहती थी। मैं सिर उठाता हूँ और जनरन को अपने बाल और कपड़े ठीक करते हुए पार्किंग एरिया की तरफ जाते देखता हूँ। उसकी बैक सीधी रहती है, उसके कदम शांत रहते हैं। कुछ देर पहले वाली पागलपन भरी हालत का कोई निशान नहीं बचता। यही असली जनरन थी। हाई सोसाइटी की वाइल्ड एंड रोज, फू फैमिली की वह मिस जो बॉयफ्रेंड्स को कपड़ों की तरह बदलती रहती थी और कभी किसी के लिए नहीं रुकती थी। वह बस कुछ समय के लिए मेरे पास रुकी हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक दूसरा समंदर छिपा हुआ था। एक ऐसा समंदर जो एम्बोजेन का था, और मैं तो बस वो कार्ड था जिसे उसने अपनी सहूलियत के लिए चुना था। जिस पर मैं लड़खड़ाते हुए मुड़ता हूँ और लगभग भागते हुए वापस अपनी कार तक पहुंच जाता हूँ। जैसे ही मैं कार का दरवाजा आवाज़ बंद करता हूँ, मेरी आंखों से आखिरकार आंसू फूट पड़ते हैं। मैं अपनी गर्दन सीट पर टिका देता हूँ और आंसुओं को बहने देता हूँ। 5 साल की शादी, 1800 से भी ज्यादा दिन और रातें, हमारे सारे मीठे पल अब जहरीली सुइयों की तरह बन चुके थे जो लगातार मेरे दिल में चुभ रहे थे। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक रोता रहा। फिर एक पुलिस ऑफिसर कार के शीशे पर दस्तक देता है, जिस पर वह इशारा करके बताता है कि यहाँ पार्किंग करना अलाउड नहीं है। ये सुनकर मैं अपने आंसू पोंछता हूँ और वापस सिटी सेंटर की तरफ ड्राइव करने लगता हूँ। रास्ते में मैं अपने असिस्टेंट को कॉल करता हूँ। मेरी आवाज पूरी तरह शांत थी, उसमें जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। ग्रुप की फॉरेन ब्रांच को बता दो मैं वहां काम करने जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद कॉल काटकर मैं अपनी माँ को मैसेज भेजता हूँ, मॉम, आज रात मैं आपसे मिलने आऊंगा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है।
जिस पर मैसेज भेजने के बाद मैं जान रान और उस बेटी के सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर देता हूँ जिसे मैंने पूरे दिल से पाला था। अब मैं उसे नहीं चाहता था, और जान रान उस झूठी औरत को भी नहीं। अगर हम्बोगेन उसके दिल का व्हाइट मून था और ऑटोन उनके प्यार की निशानी था, तो मैं उन्हें खुश रहने देता। मैं खुद इस बेवकूफी भरे लव ट्रायंगल से बाहर निकल जाता। अब मैं उस झूठ से भरे घर में कभी वापस नहीं जाने वाला था, जिस पर कार मुड़ती है और सीधे फू फैमिली की पुरानी विला की तरफ बढ़ जाती है। रात के अंधेरे में फू विला चमक रही थी, लेकिन उसकी रोशनी मेरे दिल को गर्म नहीं कर पाती। मेरी मदर इन लॉ मुझे इतनी रात में देखकर हैरान रह जाती है। त्यानु, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? जानरान कहाँ है? वह ट्रिप पर गई है। जिस पर मैं उसके सामने बैठ जाता हूँ। फिर अपने ब्रीफकेस से 2 डॉक्यूमेंट्स निकालकर मैगोनॉय टेबल पर रख देता हूँ। एक डिवोर्स एग्रीमेंट था और दूसरा डीएनए रिपोर्ट। जैसे ही मेरी मदर इन लॉ की नजर नो ब्लड रिलेशन वाली लाइन पर पड़ती है, उसके चेहरे की मुस्कान जम जाती है। वह कांपते हाथों से रिपोर्ट उठाती है और उसे बार बार पढ़ती रहती है। काफी देर बाद वह सिर उठाती है। उसकी आवाज भी कांप रही थी। त्यानु, इसका मतलब क्या है जो आप देख रही हैं? मेरी आवाज डराने वाली हद तक शांत थी। सियाओतोन मेरी बेटी नहीं है, वह जान रान और हाम्बोगन की बेटी है। यह सुनते ही मेरी मदर इन लॉ झटके से खड़ी हो जाती है, जिस पर महोगनी टेबल भी जोर से हिल जाती है। इम्पॉसिबल, जान रान ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती। मॉम, मैं उसे धीरे से बीच में रोक देता हूँ। मैं यहाँ कोई सफाई सुनने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक बात मांगने आया हूँ। जिस पर मैं डिवोर्स पेपर्स उसकी तरफ सरका देता हूँ। मेरी आंखों में अब सिर्फ थकान बची थी। जान रान से इस पर साइन करवा दीजिए, मुझे मेरी आजादी वापस चाहिए। यह सुनकर मेरी मदर इन लॉ वापस सोफे पर बैठ जाती है। वह अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लेती है और उसके कंधे लगातार कांप रहे थे। काफी देर बाद वह हाथ नीचे करती है और लाल आंखों से मेरी तरफ देखती है। त्यानु, मुझे पता है कि अब मेरी हर बात सिर्फ बहाना लगेगी, लेकिन इन 5 सालों में मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जिस पर वह भारी आवाज में आगे कहती है, जब तुम्हारी और जान रान की शादी नई नई हुई थी, तब वह देर रात तक मीटिंग्स में रहती थी, लेकिन तुमने कभी उसे दोष नहीं दिया। तुम सिर्फ घर की लाइट अंदर रखते थे और उसके लिए सूप गर्म करके इंतजार करते थे। 2 साल पहले जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब तुम कंपनी और हॉस्पिटल के बीच लगातार भागते रहते थे। तुम बहुत दुबले हो गए थे, लेकिन फिर भी कभी शिकायत नहीं की। तुमने सच में फू फैमिली को अपनी फैमिली माना और जान रान को अपनी पूरी दुनिया। जिस पर वह मेरा ठंडा हाथ पकड़ लेती है। उसकी हथेली गर्म थी। फू फैमिली ने तुम्हें धोखा दिया। जान रान अंधी थी। उसने एक ऐसा पाप किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। उसके आंसू मेरी हथेली पर गिरते रहते हैं। उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उसने तुम्हें इस तरह कुचल कैसे दिया? मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता हूँ। मैं अपना हाथ नहीं हटाता, लेकिन मेरी आंखों में अब कोई हलचल नहीं बची थी। आखिरकार मेरी मदर इन लॉ समझ जाती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जिस पर वह कांपते हाथों से डिवोर्स पेपर्स और डीएनए रिपोर्ट दोनों संभाल कर रख लेती है। फिर वह एक एक शब्द बहुत भारी आवाज में कहती है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, फू फैमिली तुम्हें जवाब देगी। इसके बाद जब मैं पुरानी विला से बाहर निकलता हूँ, तब रात के 3 बज चुके थे, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाता। उसकी बजाय कंपनी के पास एक कमरा किराए पर ले लेता हूँ। उस अजनबी बिस्तर पर लेटे हुए मैं खुली आंखों से छत को देखता रहता हूँ। तभी मोबाइल स्क्रीन चमकती है। वह एयरपोर्ट लोकेशन थी। मैं बोर्डिंग कर चुकी हूँ। गुड नाइट हस्बैंड। जिस पर मैं उस मैसेज को घूरता रहता हूँ और 7 साल पहले की बातें याद करने लगता हूँ। उस समय जान रान बीजिंग की सबसे चमकदार वाइल्ड रोज मानी जाती थी। उसके पीछे अनगिनत लोग पागल थे, लेकिन वह किसी के लिए नहीं रुकती थी। फिर एक बिजनेस पार्टी में उसने मुझे एक कोने में चुपचाप बैठे देखा और जैसे किसी मैजिक के असर में आ गई हो, वह पूरे 1 साल तक मेरा पीछा करती रही। मेरे लिए उसने अपनी सारी कांटेदार आदतें छोड़ दी। बार्स और क्लब्स जाना बंद कर दिया। हर दिन अपनी पूरी शेड्यूल मुझे बताती थी। वह गैर जरूरी मीटिंग्स कैंसिल कर देती थी और मेरे साथ बोरिंग एग्जीबिशंस में जाती थी। बुक स्टोर में घंटों बैठी रहती थी, जब तक मैं अपनी पसंद की किताबें नहीं चुन लेता था। यहाँ तक कि एक बार वह रात के 2 बजे तक मेरे घर के नीचे इंतजार करती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक डेजर्ट का नाम यूं ही जिक्र कर दिया था। सब लोग कहते थे कि वह पागल हो चुकी है और मैं भी यही मान बैठा था कि मुझे रियल लव मिल गया है। लेकिन अब मुझे सब समझ आता है। उसे सिर्फ एक सम्मानजनक शादी चाहिए थी, जिससे फैमिली पावर और मजबूत हो सके। उसे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए था जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, जो उसकी प्राइवेट लाइफ छिपा कर रखे। उसे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो इतना सीधा हो कि उसके और उसके लवर के बच्चे को भी पाल ले। और मैं उन सारी कंडीशंस पर खरा उतरता था। फैमिली का इकलौता बेटा, शांत स्वभाव वाला, आसानी से कंट्रोल होने वाला, उसके प्यार के नाटक से प्रभावित, एक परफेक्ट प्रे। जिस पर अचानक फोन फिर से वाइब्रेट करता है। इस बार एक अजीब ईमेल से एनक्रिप्टेड फाइल आई थी। मैं उसे खोलता हूँ। वह मेरी मदर इन लॉ ने भेजी थी। उसके अंदर कई फोटोज और शॉर्ट वीडियोस थे। पिछले कुछ दिनों का पूरा सच। जान रान का तथाकथित इमरजेंसी ट्रिप दरअसल इसी सिटी में हैम्बोगेन के साथ बिताया गया समय था। फोटोज में वह एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में हैम्बोगेन के साथ डिनर कर रही थी। वह बड़े प्यार से उसके लिए खाना परोसती है। उसकी आंखों में ऐसी नरमी थी जो मैंने बहुत समय से नहीं देखी थी। वीडियो में दोनों एक मैटरनिटी स्टोर में घूम रहे थे। हैम्बोगेन एक पिंक ड्रेस उठाकर जान रान के सामने दिखाता है, जिस पर जान रान मुस्कुराकर सिर हिला देती है। फिर वह उसकी कमर
पकड़ता है और धीरे से उसके गाल पर किस कर देता है। इसके अलावा एक धुंधली फोटो प्राइवेट क्लिनिक के बाहर की थी। हैम्बोगन बहुत सावधानी से जान रान को सहारा देता है। दूसरी तरफ जान रान का हाथ अनजाने में अपने पेट पर टिका हुआ था। स्याओतोन उनके साथ नहीं थी, जिस पर मुझे समझ आता है कि उसकी तथाकथित कॉम्पेंसेशन असल में यही कॉम्पेंसेशन थी। जिन दिनों में सच जानकर टूट रहा था, उन्हीं दिनों वह आराम से अपने लवर के साथ थी और शायद वह फिर से प्रेग्नेंट भी थी उसके बच्चे से। यह सोचकर मैं फाइल बंद कर देता हूँ और बाथरूम में चला जाता हूँ, जिस पर मैं टैप खोलता हूँ और बार बार अपने चेहरे पर ठंडा पानी मारता हूँ। शरद ऋतु का वह पानी हड्डियों तक ठंड पहुंचा देता है, लेकिन वह भी मेरे दिल से ज्यादा ठंडा नहीं था। अगले कुछ दिनों तक मैं हमेशा की तरह FU ग्रुप जाता रहता हूँ। मैं 3 साल से मार्केट वाइस प्रेसिडेंट था और उनके लिए अनगिनत मार्केट्स खोल चुका था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ एक मजाक जैसा लगता है। फिर भी मैं शांति से अपना काम पूरा करता हूँ। फॉरेन ब्रांच जाने से पहले सारे फाइल्स अरेंज करता हूँ, क्लाइंट्स ट्रांसफर करता हूँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि हर रात यह धोखा मेरी हड्डियों को चींटियों की तरह कुतरता रहता है। मैं न ठीक से सो पाता था, न खा पाता था। सिर्फ स्ट्रॉन्ग कॉफी और काम ही मुझे सुन्न बनाए रखते थे। 5वें दिन की शाम मेरा असिस्टेंट मैसेज भेजता है, वाइस प्रेसिडेंट वापस आ गई हैं, जिस पर मैं ऑफिस की बड़ी ग्लास विंडो के सामने खड़ा होकर उस पहचान वाली रेड स्पोर्ट्स कार को पार्किंग में आते हुए देखता हूँ। जनरान हमेशा से दिखावा पसंद करती थी, यहाँ तक कि मुझे धोखा देने के लिए भी वह वही कार इस्तेमाल करती है जो मैंने उसे गिफ्ट की थी। कुछ मिनट बाद ऑफिस का दरवाजा खुलता है। जनरान कई लग्जरी बैग्स लेकर अंदर आती है। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी। तियानु, मेरे प्यारे हस्बैंड, क्या तुमने मुझे मिस किया? जिस पर वह मुझे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला देती है, लेकिन मैं सिर्फ सिर उठाकर उसे शांत नजरों से देखता हूँ। मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। मैं उस वक्त फॉरेन मार्केट की फाइनल रिपोर्ट अरेंज कर रहा था, जो हैंडओवर के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक थी। 3 साल पहले जान रान ने हम हस्बैंड वाइफ हैं का बहाना बनाकर मुझे FU ग्रुप में मार्केट वाइस प्रेसिडेंट बनने के मनाया था, और इन 3 सालों में मैंने उनके आधे एम्पायर को खड़ा करने में मदद की। लेकिन अब सोचता हूँ तो वह सब एक परफेक्ट ट्रैप था। उसने शादी का इस्तेमाल मुझे अपने सेकंड इन कमांड की तरह बांधने के लिए किया और मेरे टैलेंट का इस्तेमाल फू फैमिली के लिए पैसा कमाने में किया। साथ ही उसने अपनी प्राइवेट लाइफ भी पूरी तरह छिपा कर रखी, जिस पर मैं सिर्फ हल्का सा हम्म कहता हूँ और उसके आने से अपने काम को रोकता भी नहीं। जान रान का हाथ हवा में ही रुक जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए सख्त पड़ती है, लेकिन फिर वह खुद को संभाल लेती है। इसके बाद वह गिफ्ट्स डेस्क पर रख देती है। देखो, ये सब तुम्हारे लिए लाई हूँ। इस बार गलती मेरी थी, मुझे हमारी एनिवर्सरी पर ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए था। जिस पर वह ऑरेंज बॉक्स उठाकर अपनी जानी पहचानी मीठी आवाज में कहती है, हर्मेस के नए शूज, वही कलर जो तुम्हें पसंद है। इन्हें लेने के लिए मुझे 1 महीना इंतजार करना पड़ा। जब वह देखती है कि मैं अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, तो वह एक और बॉक्स खोलती है। डायमंड वॉच, इस समय की सबसे पॉपुलर सीरीज। मुझे याद है तुमने कहा था कि यह बहुत खूबसूरत है। और आखिर में वह ज्वेलरी बॉक्स के पास पोर्श की रख देती है। लिमिटेड एडिशन व्हाइट पोर्श। व्हाइट कलर तुम पर सबसे ज्यादा सूट करता है। मैं उन महंगे गिफ्ट्स को बिना किसी दिलचस्पी के देखता हूँ। पहले अगर वह मुझे इस तरह मनाती तो मैं कब का पिघल चुका होता। मैं हमेशा ऐसा ही था, बस थोड़ी सी मिठास मिलती और मैं अपने सारे जख्म भूल जाता। लेकिन अब ये सारी चीजें सिर्फ प्राइस टैग्स जैसी लग रही थीं, जो उन झूठों की कीमत दिखा रही थीं जिन्हें वह छिपाना चाहती थी। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। जवाब का इंतजार किए बिना हान बोगेन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। अब वह जान रान का एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बन चुका था। ब्रदर तियानु, वह मुस्कुराते हुए मुझे ग्रीटिंग देता है, जिस पर उसकी नजर डेस्क पर रखे गिफ्ट्स पर पड़ती है। उसके चेहरे पर बिल्कुल नापी तुली हैरानी दिखाई देती है। वाह, वाइस प्रेसिडेंट आपको कितना अच्छा ट्रीट करती हैं। ट्रिप से लौटते ही इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई हैं। जनरान हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी तरफ देखती तक नहीं। मेरे सामने वह हमेशा ऐसी ही रहती थी, एक सही दूरी बनाए रखते हुए, जिस पर वह धीरे से मेरे पास आती है और प्यार से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। तियानु, इतनी सिंसियरिटी के बाद भी क्या तुम इस बार मुझे माफ नहीं करोगे? लेकिन उसकी उंगलियां मुझे छू पाती उससे पहले ही मैं दूसरा डॉक्यूमेंट उठाने के लिए झुक जाता हूँ, जिस पर उसका हाथ हवा में ही रह जाता है। मेरी नजर उसके चेहरे के साइड प्रोफाइल पर पड़ती है। उस दिन की लड़ाई के छोटे छोटे निशान अब लगभग गायब हो चुके थे। अगर मैंने अपनी आंखों से उसे हैम्बोगन के लिए पागलों की तरह लड़ते हुए न देखा होता तो शायद मैं आज भी कुछ नोटिस नहीं कर पाता। इन सालों में उसने मुझसे आखिर कितना कुछ छिपाया था। अचानक कैंसिल हुई डेट्स, अचानक आई मीटिंग्स, आधी रात तक चलने वाले सोशल इवेंट्स। जिन बहानों पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, अब उनमें हर तरफ दरारें दिखाई दे रही थीं। सही कह रहे हैं ब्रदर तियानु। जिस पर हान बोगेन कुछ कदम आगे बढ़ता है। उसकी नजर डायमंड वॉच पर टिक जाती है। उसकी आवाज में जलन भी थी और चापलूसी भी। ये ग्राफ की लिमिटेड एडिशन है, कितनी खूबसूरत है। वाइस प्रेसिडेंट सच में आपका बहुत ख्याल रखती हैं। जान रान को जवाब नहीं देती, वह सिर्फ मेरी तरफ देखती है, जैसे मेरी रिएक्शन का इंतजार कर रही हो।
मैं डॉक्यूमेंट नीचे रखता हूँ और हान बोगेन की तरफ देखता हूँ। मेरी आवाज पूरी तरह शांत थी। असिस्टेंट एंड डॉक्यूमेंट्स छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद मेरी मीटिंग है और मुझे तैयारी करनी है। मुझे कुछ देर शांति चाहिए। मेरी बात साफ तौर पर उसे बाहर जाने का इशारा थी, जिस पर हान बोगेन की मुस्कान एक पल के लिए जम जाती है, लेकिन अगले ही पल वह सामान्य हो जाता है। जी, वह डॉक्यूमेंट्स रख देता है, फिर एक सेकंड के लिए जान रान की तरफ देखता है। उस एक नजर में शिकायत भी थी, मजबूरी भी थी और छिपा हुआ गर्व भी। जान रान ऐसे दिखाती है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। फिर वह शांत आवाज में कहती है, आम्बुजन तुम पहले जाकर काम करो, तियानु को थोड़ा आराम करने दो। जिस पर हाम्बुगेन आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाता है और बाहर निकल जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन जान रान मेरे पास खड़ी रहने के बावजूद अनजाने में उसकी जाती हुई पीठ को देखती रहती है, जब तक वह कॉरिडोर के आखिर में गायब नहीं हो जाता। कितना गहरा प्यार था उनका, यह देखकर मेरे पेट में मरोड़ उठती है। मुझे इतनी तेज मितली महसूस होती है कि जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। पहले जब हम तीनों साथ खाना खाते थे या कंपनी की एनुअल डिनर्स में शामिल होते थे, तब जान रान और हान बोगेन के पास हमेशा बातें होती थीं। मैं सोचता था कि दोनों बस अच्छे पार्टनर्स हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन अब मुझे सब समझ आता है। वह कंपैटिबिलिटी नहीं थी, वह दो लवर्स की नजरें थीं। वह मेरे सामने छिपकर प्यार करने का एक्साइटमेंट था, जिस पर मेरा दिल जैसे बर्फीले पानी में डूबने लगता है, धीरे धीरे और गहराई तक, जब तक कि मेरा पूरा शरीर कांपने नहीं लगता। सच तो यह था कि सारे संकेत हमेशा से मौजूद थे, बस मैं ही बहुत बड़ा बेवकूफ था जो तथाकथित प्यार में अंधा हो चुका था। जानरान शायद कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मैं पहले ही अपना लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स उठा चुका था, जिस पर मैं खड़ा होता हूँ और कहता हूँ, मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ। फिर बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल जाता हूँ। जैसे ही ऑफिस का दरवाजा बंद होता है, मुझे जान रान की बेबस आह सुनाई देती है, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे वह कह रही हो, तुम्हारा तो कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन जो बातें पहले मेरे दिल को नरम कर देती थीं, अब वही सीधे दिल में चाकू की तरह चुभती थीं। मैं कॉरिडोर की दीवार से टिक जाता हूँ और अपनी मितली को दबाने की कोशिश करता हूँ। जब सांसें थोड़ी सामान्य होती हैं, तब मैं फोन निकालता हूँ। ठंडी स्क्रीन पर उंगलियां फेरते हुए मैं चुपचाप अपने ऑफिस का सर्विलांस कैमरा खोलता हूँ, जिस पर स्क्रीन में दिखाई देता है कि हान बोगेन, जो अभी अभी बाहर गया था, अब फिर से मेरे ऑफिस के अंदर खड़ा है। जान रन तेजी से आगे बढ़ती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। क्लिक, लॉक होने की साफ आवाज मेरे कानों में चुभ जाती है। हान बोगेन डेस्क पर रखे महंगे गिफ्ट्स को देखता है। उसकी आवाज जलन से भरी हुई थी। वाह वाइस प्रेसिडेंट, आपने उसे इतना कुछ खरीद दिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं। जिस पर जान रान हंस पड़ती है। वह डार्क ब्लू वेलवेट बॉक्स निकालती है और उसके सामने खोल देती है। मैं अपने बोगन को कैसे भूल सकती हूँ। देखो, ये मैंने खास तुम्हारे लिए कस्टम मेड करवाया है। पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक पेयर है। यह सुनकर हान बोगन हैरान रह जाता है। उस बॉक्स के अंदर डायमंड कफलिंग्स थे। उनका डिजाइन बेहद शानदार था। लाइट पड़ते ही उनमें ठंडी चमक झिलमिला रही थी। साफ था कि उनमें मेरे डेस्क पर रखी ग्राफ वॉच से कहीं ज्यादा दिल लगाया गया था। जिस पर हान बोगेन तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि सुनकर घुटन होने लगे। पगली, मेरे लिए तो तुम ही काफी हो, बाकी चीजों की कोई अहमियत नहीं है। जान रान उसकी बाहों में मुस्कुराती है। उसकी उंगलियां उसकी टाई से खेलने लगती हैं। तुम्हें बस अच्छी बातें बनानी आती हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मीठी बातें करता हूँ। जिस पर हान बोगेन झुककर उसके गाल को हल्के से छूता है। फिर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। मैं स्क्रीन को घूरता रहता हूँ। मेरे नाखून हथेलियों में धंस जाते हैं, लेकिन मुझे दर्द तक महसूस नहीं होता। जो जुनून उसने हमेशा मुझसे छिपा कर रखा था, वही अब तेजाब की तरह मेरे दिल को खा रहा था। 5 साल की शादी में वह हमेशा मेरे सामने मीठी और रिजर्व्ड बनी रही। यहाँ तक कि जब वह खुद पहल करती थी, तब भी खुद को रोक कर रखती थी। मैं समझता था कि यह किसी सभ्य लड़की की शर्म है, लेकिन अब मुझे सच पता था, वह मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। उसका जुनून, उसकी दीवानगी और उसके बेकाबू पल किसी और आदमी के लिए थे। मेरे ऑफिस में, मेरी अपनी डेस्क के पास, वह अपने लवर के साथ छिप कर प्यार कर रही थी। जान रान, तुम सच में बहुत क्रूर हो। जिस पर मैं तुरंत कैमरा स्क्रीन बंद कर देता हूँ। अगर मैं 1 सेकंड और देखता तो शायद खुद को रोक नहीं पाता, शायद अंदर घुसकर सब कुछ तोड़ देता। लेकिन वह तियानु नहीं था। मेरी परवरिश, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे किसी पागल इंसान की तरह उन्हें पकड़ने की इजाजत नहीं देता। इसलिए मैं मुड़ जाता हूँ और एक एक कदम बढ़ाते हुए उस दम घोंटने वाली जगह से दूर चला जाता हूँ। कॉरिडोर लंबा था, लाइट्स तेज थीं, लेकिन हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मैं धारदार ब्लेड्स पर चल रहा हूँ। काम खत्म होने के बाद मैं वापस उस तथाकथित घर लौटता हूँ। जान रान पहले ही घर पहुंच चुकी थी। उसने एप्रन पहन रखा था और किचन में खाना बना रही थी। डाइनिंग टेबल पर 4 डिशेस और एक सूप रखा था। सब कुछ मेरी पसंद का था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह मुड़ती है और मुस्कुरा देती है। वही मुस्कान जिसने कभी मुझे अंधा बना दिया था। तुम आ गए, हाथ धो लो, खाना खाते हैं। एक आदर्श पत्नी, एक अच्छी माँ, इतनी परफेक्ट कि डर लगने लगे। अगर मैंने उसे हमबोगन के लिए पागल होते न देखा होता, अगर मैंने अपने कानों से यह न सुना होता कि ऑन्टोन हमबोगन और जान रान की बेटी है, तो शायद मैं एक बार फिर उसके झूठ में फंस जाता। डिनर टेबल पर जान रान प्यार से मुझे खाना परोसती रहती है, साथ ही अपने बिजनेस ट्रिप की बातें करती रहती है और मैं बस कभी कभी जवाब देता हूँ, खाना खाता हूँ।
लेकिन किसी चीज का स्वाद महसूस नहीं होता। खाने के बाद वह हमेशा की तरह मेरी कमर में हाथ डाल देती है। उसकी गर्म हथेली मेरे शरीर को हल्के से छूती है। पहले उसके ऐसे छोटे छोटे टच मेरा दिल पिघला देते थे, लेकिन अब सिर्फ घिन महसूस होती थी, जिस पर मेरा पूरा शरीर सख्त हो जाता है। मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ और उसका हाथ हटा देता हूँ। जनरान हैरान रह जाती है। त्यानु, मैं अपनी मितली दबाता हूँ और शांत आवाज में कहता हूँ, जल्द ही शियाटोन का बर्थडे आने वाला है। मैं उससे पूछने जा रहा चाहूँ कि वह इसे कैसे सेलिब्रेट करना चाहती है। इतना कहकर मैं उसे जवाब देने का मौका भी नहीं देता और सीधे चिल्ड्रन रूम की तरफ बढ़ जाता हूँ। दरवाजा खोलते ही शियाटोन फ्लोर पर बैठी पजल बना रही थी। आवाज सुनकर वह अपना छोटा सा चेहरा उठाती है। पापा, शियाटोन की हेल्प करो, मैं ये हिस्सा नहीं बना पा रही। जिस पर मैं उसके पास जाकर बैठ जाता हूँ और पजल पीसेस उठाने लगता हूँ। 3 साल की छोटी बच्ची, मुलायम हाथ, गोल मटोल उंगलियां, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें, लेकिन उसकी आंखें और भौहें दिन ब दिन एम्बोजेन जैसी होती जा रही थीं। यह देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे दिल को कसकर दबा रहा हो। धीरे धीरे एक घुटन भरा दर्द मेरे अंदर फैलने लगता है। यह वही बच्ची थी जिससे मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, जिसे मैंने एक पिता की तरह अपना सब कुछ देकर पाला था। लेकिन वही बच्ची मेरी पत्नी की बेवफाई का सबसे बड़ा सबूत भी थी। वह हर दिन मुझे याद दिलाती थी कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं नजरें झुका लेता हूँ, अपनी आंखों का दर्द छिपाते हुए पजल का पीस सही जगह लगा देता हूँ। शॉर्टन, मैं हल्की भारी आवाज में बोलता हूँ, जल्द ही तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। तुम पार्टी में किसे बुलाना चाहती हो? यह सुनते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह उत्साह से अपनी उंगलियों पर गिनती शुरू कर देती है। शॉर्टन चाहती है कि अंकल एन आए। पापा, क्या आप अंकल एन को बुला सकते हो? शॉर्टन को अंकल एन बहुत पसंद है, जिस पर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने मेरे दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। दर्द इतना तेज था कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं जबरदस्ती मुस्कुराता हूँ और नरम आवाज में उससे पूछता हूँ, शॉर्टन, तुम अंकल हान को इतना पसंद क्यों करती हो? यह सुनकर शॉर्टन खुशी से हाथ हिलाते हुए कहती है, क्योंकि अंकल हान शॉर्टन के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। जिस पर वह उत्साह से बताने लगती है, पिछले हफ्ते मॉम और अंकल एन शियाटोन को पार्क लेकर गए थे। अंकल एन ने मुझे सबसे बड़ी कॉटन कैंडी खरीद कर दी थी और मेरे साथ एयरप्लेन राइड पर भी बैठे थे। हम बहुत ऊपर तक उड़ते हैं। और फिर वह खुशी से हंसने लगती है। और जब हम एक्वेरियम गए थे तब मॉम ने शियाटोन को गोद में लिया था। अंकल एन मेरा हाथ पकड़ते हैं और हम तीनों ने बहुत सारी सुंदर मछलियां देखी थीं। अंकल हान ने कहा था कि वह बाद में मुझे बार बार घुमाने लेकर जाएंगे और बहुत सारी सुंदर ड्रेस और डॉल भी खरीद कर देंगे। उसका हर शब्द एक जहरीले तीर की तरह मेरे दिल में धंसता चला जाता है। क्या खुशहाल फैमिली ऑफ 3 थी। जब मैं फू फैमिली के लिए ओवरटाइम करता था और मीटिंग्स के बीच भागता रहता था, तब मेरी पीठ पीछे वे लोग पहले ही अपनी खुशहाल फैमिली बना चुके थे और मैं नाम का पिता, आखिर तक धोखा खाया हुआ सबसे बड़ा बेवकूफ। मैं शियाटोन के उत्साहित चेहरे को देखता हूँ, जिस पर मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मैं धीरे से उसके मुलायम बालों पर हाथ फेरता हूँ। ठीक है पापा, समझ गए। मेरी आवाज एक गहरी आह जैसी निकलती है। यह सुनते ही शियाटन सीधे मेरी बाहों में कूद जाती है और अपना छोटा सा चेहरा मेरी छाती से रगड़ती है। पापा सबसे अच्छे हैं। जिस पर मैं उसे कसकर गले लगा लेता हूँ। उसके शरीर से आती दूध जैसी हल्की खुशबू को महसूस करते हुए मेरी आंखें जलने लगती हैं। यह आखिरी बार होगा, आखिरी बार जब मैं शियाटोन को अपनी बेटी की तरह गले लगा रहा हूँ। भले ही तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन इन 3 सालों का मेरा पिता वाला प्यार बिल्कुल सच्चा था और अब इसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आखिरकार शियाटोन का बर्थडे आ जाता है। फू विला किसी फेरी टेल कैसल जैसी सजाई गई थी। हर तरफ पिंक बैलून थे, रेनबो डेकोरेशन थी और कैरसोल थीम वाला बर्थडे केक रखा था। जनरान हमेशा अपनी बेटी पर बहुत पैसा खर्च करती थी। इसी दौरान हम्बोगेन भी वहां पहुंच जाता है। उसने सफेद रंग का शानदार सूट पहना हुआ था और हाथ में एक एलिगेंट पेट केज पकड़ी हुई थी, जिस पर वह सीधे शियाटन के पास जाता है और केज खोल देता है। अंदर एक सफेद रैगडॉल कैट बैठी थी, जिसकी नीली आंखें किसी जेमस्टोन की तरह चमक रही थीं। हैप्पी बर्थडे शियाटोन। हम्बोगेन की आवाज जरूरत से ज्यादा मीठी थी। देखो अंकलन तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। वाह, शियाटन खुशी से चिल्ला उठती है, जिस पर वह तुरंत बिल्ली को गोद में उठा लेती है और उसके मुलायम फर में अपना चेहरा छिपा देती है। थैंक यू अंकलन। शियाटन को कैट्स बहुत पसंद है। आसपास खड़े गेस्ट्स भी हम्बोगेन की तारीफ करने लगते हैं। जनरन उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी और उस सीन को बड़े प्यार से देख रही थी। मैं भी आगे बढ़ता हूँ, जिस पर मैं हल्का सा भौहें सिकोड़कर कहता हूँ, बहुत अच्छा गिफ्ट है असिस्टेंट एन। मेरे चेहरे पर अब भी शिष्ट मुस्कान थी, लेकिन किसी के घर पेट गिफ्ट करने से पहले वहाँ की सिचुएशन पूछ लेनी चाहिए। मुझे कैट फर से बहुत ज्यादा एलर्जी है। ये बात इस सर्कल में कोई सीक्रेट नहीं है। ये सुनते ही हम्बोगेन का चेहरा बदल जाता है। ब्रोदर त्यानु, मुझे सच में नहीं पता था। सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि आसपास खड़े लोग साफ सुन सकें, जिस पर कई गेस्ट्स की नजरें तुरंत हम्बोगेन की तरफ चली जाती हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। मैं उसकी तरफ देखे बिना बटलर से कहता हूँ,
अंकल वांग, इस गिफ्ट को फिलहाल कहीं और रख दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर एन का यह अच्छा इरादा होस्ट की पार्टी ही खराब कर दे। यह सुनते ही शियाटन रोने के करीब पहुंच जाती है। वह जान रान के पीछे खड़ी होकर कैट को कसकर पकड़ लेती है। नहीं, आज मेरा बर्थडे है, शाओतोन को यही कैट चाहिए। जिस पर जान रान नीचे झुकती है और उसे समझाने लगती है। गुड गर्ल बनो शाओतोन, पापा को एलर्जी है, हम कैट नहीं रख सकते। कल मॉम तुम्हें कैट कैफे लेकर जाएंगी। लेकिन शाओतोन सिर हिलाने लगती है। ना, नहीं, मुझे यही कैट चाहिए। अगले ही पल वह जोर जोर से रोने लगती है। पापा बैड हैं, पापा मुझे खुश नहीं देखना चाहते। मैं उसे कैट को कसकर पकड़े हुए देखता हूँ। फिर जान रान के चेहरे पर वह बेबस ममता देखता हूँ और उसी पल मेरे दिल की आखिरी गर्माहट भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल साफ था, मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों हैम्बोगिन को ज्यादा अहमियत देती थीं। मेरी एलर्जी उनके लिए शायद उस कैट से भी कम महत्वपूर्ण थी, जिस पर मैं शियाटोन के रोने को नजरअंदाज कर देता हूँ और बटर को कैट ले जाने का इशारा कर देता हूँ। इसके बाद बर्थडे पार्टी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। गेस्ट्स लगातार आते रहते हैं। जान रन होस्ट की तरह वाइन ग्लास हाथ में लिए सबके बीच घूमती रहती है। उसके चेहरे पर परफेक्ट स्माइल थी और उसके हर जेस्चर में एलिगेंस झलक रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ दिन पहले यही औरत सड़क पर किसी पागल इंसान की तरह लड़ रही थी। मैं एक कोने में खड़ा सब कुछ ठंडे भाव से देखता रहता हूँ। पहले ऐसे इवेंट्स में मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, उसकी जगह ड्रिंक्स पीता था, कॉन्टैक्ट्स बनाता था और लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता था। लेकिन अब यह सब मुझे नकली और हास्यास्पद लगता था। तभी जान रान अचानक माइक्रोफोन उठा लेती है। वह हल्का सा गला साफ करती है, जिस पर पूरा हॉल शांत हो जाता है। स्टेज की रोशनी उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। उसके होंठों पर मीठी मुस्कान थी। आज शियाटोन के बर्थडे पर आने के लिए आप सभी गेस्ट्स का धन्यवाद। हर दिन शियाटोन को बड़ा होते देखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और इस पूरे सफर में एक ऐसा इंसान भी है जिसने शियाटोन को उतना ही प्यार और केयर दिया है जितना मैंने दिया है। वह इंसान है हम्बोगेन। यह कहते हुए वह हम्बोगेन को अपने पास बुलाती है, जिस पर हम्बोगेन नकली हैरानी दिखाता है। उसकी आंखें हल्की लाल हो जाती हैं, जैसे वह भावुक हो गया हो। जन रान फिर गेस्ट्स की तरफ देखकर कहती है, हम्बोगेन ने हमेशा शियाटोन को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया है और शियाटोन भी उनसे बहुत प्यार करती है। इसलिए आज आप सभी के सामने मैं फैसला करती हूँ कि हम्बोगेन शियाटोन के गॉडफादर बनेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनका रिश्ता और भी गहरा होगा और यह शियाटोन के लिए एक खास गिफ्ट होगा। उसकी बात खत्म होते ही हॉल तालियों से गूंज उठता है, जिस पर हम्बोगेन तुरंत एक खूबसूरत ब्रोकेट बॉक्स निकालता है। फिर वह शियाटोन के गले में गोल्ड लॉन्गेविटी लॉक पहनाता है। उसकी आवाज बेहद नरम थी। मेरी प्यारी बेटी, यह तुम्हारे गॉडफादर की तरफ से गिफ्ट है। क्या भावुक सीन था। पूरे हाई सोसाइटी सर्कल के सामने मेरी पत्नी और मेरी बेटी किसी दूसरे आदमी के साथ एक परफेक्ट फैमिली का नाटक कर रही थी और मैं रियल हस्बैंड, नाम का पिता, वहां सबसे ज्यादा फालतू इंसान बन चुका था। उसी समय एक छोटी लड़की शियाटोन से पूछती है, शियाटोन तुम्हारे पास गॉडफादर भी है और पापा भी, तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है? जिस पर शियाटोन मुंह फुलाकर कहती है, पापा मेरे साथ खेलते ही नहीं हैं। गॉडफादर मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा है कि वह हर दिन मेरे साथ खेलेंगे और मुझे डिज्नीलैंड भी लेकर जाएंगे। यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में भींच लिया हो। मुझे वह दिन याद आते हैं जब मैं उसे मजबूत बनाना चाहता था। जब वह गिर जाती थी तब मैं खुद को रोकता था और उसे तुरंत नहीं उठाता था। भले ही वह रोती थी, मैं चाहता था कि वह खुद खड़ी होना सीखे। मुझे उसका पिछला बर्थडे याद आता है। उस दिन मुझे तेज बुखार था, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ केक कट करवाने गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि उसके ग्रोथ का कोई मोमेंट मिस नहीं करूंगा। जब भी बिजनेस ट्रिप पर जाता था, चाहे कितनी भी देर हो जाए, मैं वीडियो कॉल जरूर करता था, सिर्फ उसके मुंह से एक बार पापा सुनने के लिए। मैं हमेशा अपनी बेटी के लिए एक स्ट्रिक्ट फादर रहा। मैं बस चाहता था कि वह मजबूत और इंडिपेंडेंट बने, लेकिन फू फैमिली हमेशा उसे जरूरत से ज्यादा स्पॉइल करती रही और आखिर में उसकी नजरों में मैं सबसे ठंडा इंसान बन गया। मैं सोचता था कि एक दिन वह मेरी नीयत समझेगी, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ यही सुनने को मिला, पापा मेरे साथ खेलते नहीं। कितनी बड़ी विडंबना थी। कुछ देर बाद जान रान वाइन ग्लास लेकर मेरे कोने तक आती है। वह हल्का सा झुकती है और धीमी आवाज में कहती है, त्यानु, मुझे दोष मत देना कि मैंने यह फैसला अकेले लिया। तुमने भी देखा है कि शाओतुन कितनी खुश है। मैं सिर्फ हमारी बेटी को एक सरप्राइज देना चाहती थी। एक पिता होने के नाते तुम्हें थोड़ा जेनरस होना चाहिए। जिस पर मैं उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखता हूँ, फिर जानबूझकर अपनी आवाज थोड़ा ऊंची कर देता हूँ। चूंकि मिस्टर एन अब शियाटोन के गॉडफादर बन चुके हैं, तो उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आखिर गॉडफादर भी एक तरह का पिता ही होता है। सिर्फ उसे घुमाने ले जाना काफी नहीं होगा। हमारे जैसे परिवारों के बच्चों के लिए म्यूजिक, चेस, कैलीग्राफी, पेंटिंग और एटिकेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। इन सारी मुश्किल जिम्मेदारियों की देखभाल अब गॉडफादर करेंगे। मुझे बस उम्मीद है कि गिफ्ट वाली गलती दोबारा नहीं होगी। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से केयरफुल दिखे, लेकिन असल में कुछ सोचा ही ना हो। मेरी बस एक बात ने हम्बोगेन को सीधे जाल में फंसा दिया। अगर वह मान जाता तो सारी जिम्मेदारियां उसके सिर पर आ जाती, और अगर मना करता तो साबित हो जाता कि उसका प्यार सिर्फ दिखावा था। जिस पर हम्बोगेन की मुस्कान जम जाती है। वह कुछ कह ही नहीं पाता। जान रान का चेहरा भी बदल जाता है, लेकिन इतने लोगों के सामने वह नाराज भी नहीं हो सकती थी। मैं उनकी तरफ
देखना तक जरूरी नहीं समझता और शांत भाव से दूसरी तरफ मुड़ जाता हूँ। पार्टी कुछ देर और चलती रहती है, फिर होस्ट मुझे स्टेज पर बुलाता है। आखिर मैं शिया टोन का पिता था, यह हिस्सा छोड़ा नहीं जा सकता था। मैं गहरी सांस लेता हूँ, अपने सारे दर्द को निगल जाता हूँ और अपनी आखिरी बची हुई इज्जत को संभालते हुए खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उठता हूँ, छर्रर कपड़ा फटने की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है, जिस पर मेरा पूरा शरीर जम जाता है। मेरी शर्ट कंधे से लेकर कमर तक फट चुकी थी। ठंडी हवा सीधे मेरी पीठ से टकराती है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। सभी की नजरें मेरी फटी हुई शर्ट पर टिक जाती हैं। अगले ही पल चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। हे भगवान, इतना अमीर होकर भी ढंग के कपड़े नहीं पहन सकता, कितनी शर्मनाक बात है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ बिना कुछ बोले, क्योंकि मैं पहले से जानता था कि यह सीन कितना अपमानजनक दिख रहा है। यह कस्टम मेड शर्ट्स थी, मजबूत फैब्रिक से बनी हुई। यह अपने आप कभी नहीं फट सकती थी जब तक कि किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ न की हो। मैं सिर उठाता हूँ, जिस पर मेरी नजर सीधे हम्बोगेन पर पड़ती है। उसकी आंखों में छिपी हुई जीत साफ दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, यह उसी का काम था, लेकिन मैं वैसा रिएक्ट नहीं करता जैसा वह चाहता था। न मैं भागता हूँ, न घबराता हूँ। मैं फटी हुई शर्ट को पकड़कर सीधा खड़ा हो जाता हूँ, फिर एक एक कदम बढ़ाते हुए स्टेज की तरफ चलने लगता हूँ। मेरे शूज पत्थर के फ्लोर पर टकराते हैं और हर कदम पिछले कदम से ज्यादा ठंडा महसूस होता है। आखिर मैं स्टेज पर पहुंचता हूँ, माइक्रोफोन उठाता हूँ, फिर मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। सभी गेस्ट से क्षमा चाहता हूँ, अभी अभी यहाँ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है। किसी ने जानबूझकर मेरे सूट को डैमेज किया है और अब ये मजाक की बात नहीं रही। मैं पता लगाकर रहूंगा कि फू फैमिली की पार्टी में आखिर किसने इतनी हिम्मत की कि फैमिली के सन इन लॉ को इस तरह पब्लिकली ह्यूमिलाइट करने की कोशिश करे। पूरे हॉल में अचानक हलचल मच जाती है, जिस पर हम्बोगेन के चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वह खुद को संभाल लेता है। यहाँ तक कि वह चिंता दिखाने का भी नाटक करने लगता है। वहीं जान रन तुरंत मेरे पास आ जाती है। वह अपनी आवाज धीमी रखती है, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। त्यानु, बात को इतना बड़ा मत बनाओ, यह सिर्फ एक कपड़ा है। मैं अभी किसी से दूसरा सूट मंगवा देती हूँ। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, जिस पर मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। तो क्या मुझे इस तरह सबके सामने बेइज्जत किया जाए और मैं चुप रहूं? सॉरी जान रान, लेकिन यह बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और सब कुछ साफ करने के लिए मैं पहले ही पुलिस को कॉल कर चुका हूँ। यह सुनते ही जान रान का चेहरा पूरी तरह काला पड़ जाता है। क्या तुम हमें पूरे सिटी का जोक बनाना चाहते हो? मैं उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देता हूँ, हमें जोक मैंने नहीं बनाया। फिर मेरी नजर जानबूझकर हम्बोगेन पर चली जाती है। यह काम उस इंसान ने किया है जिसने चोरी छिपे ये सब किया, क्या ऐसा नहीं है मिस्टर एन? यह सुनते ही हम्बोगेन तुरंत सिर झुका लेता है। उसकी आवाज भर्रा जाती है जैसे वह रोने वाला हो। ब्रदर त्यानु, आपका मतलब क्या है? मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं कि मैं शाओतोन के करीब रहूं, लेकिन आप मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। जिस पर वह सिर उठाता है। उसकी आंखें पहले से ही लाल हो चुकी थीं। क्या कमाल की एक्टिंग थी। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि शिया टोन का बर्थडे हैप्पी बन सके। अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं अभी चला जाता हूँ। गॉडफादर मत जाइए। यह सुनते ही शिया टोन भागकर हम्बोगेन के सामने खड़ी हो जाती है। उसके छोटे से चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पापा बुरे हैं, गॉडफादर हमेशा मेरे लिए सरप्राइजेस लाते हैं। गॉडफादर ने कुछ गलत नहीं किया। जिस पर जान रन भी हम्बोगेन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। त्यानु, बस करो, आज हमारी बेटी का बर्थडे है, ये तुम्हारा गुस्सा निकालने की जगह नहीं है। मैं उनके सामने खड़े उस सीन को देखता हूँ और अचानक सब कुछ बेहद हास्यास्पद लगने लगता है। ठीक उसी समय पुलिस वहां पहुंच जाती है। मैं शांत आवाज में पूरी बात समझाता हूँ और कैमरों चेक करने की रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन कैमरा फुटेज में साफ दिखाई देता है कि पार्टी शुरू होने से आधा घंटा पहले तक हम्बोगेन लगातार जान रन के साथ था, एकदम परफेक्ट अलबी, जैसे पहले से तैयार किया गया हो। यह देखकर शियाटोन फिर रोने लगती है। देखा, पापा गॉडफादर को परेशान कर रहे हैं, मुझे पापा से नफरत है। जिस पर आसपास खड़े गेस्ट्स की नजरें तुरंत बदल जाती हैं। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो जाती है। मिस्टर फू के सन इन लॉ ने तो हद कर दी, गलती खुद की थी और दोष किसी और पर डाल दिया। लगता है मैरिज प्रॉब्लम्स वाली बातें सच थीं। पुलिस अपनी नोट्स कंप्लीट करती है, फिर जाने से पहले कहती है कि यह फैमिली मैटर लगता है और इसे प्राइवेट तरीके से सॉल्व करना बेहतर होगा। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है। जन रान गहरी सांस लेती है, फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर गेस्ट से कहती है, आज के इस तमाशे के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड पर हाल ही में बहुत प्रेशर है, इसलिए उनका मूड थोड़ा अनस्टेबल है। आज की पार्टी यहीं खत्म होती है। मैं किसी और दिन आप सबको फिर इनवाइट करूंगी। जिस पर पार्टी घुटन भरे माहौल में खत्म हो जाती है। गेस्ट्स एक एक करके जाने लगते हैं। उनकी नजरें मेरी तरफ बेहद अजीब थीं। मुझे पता था कि कल पूरी कैपिटल में यही चर्चा होने वाली है। त्यानु अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में पागल हो गया। उसने अपनी पत्नी के राइट हैंड पर झूठा आरोप लगाया और आखिर में खुद प्रॉब्लमैटिक इंसान साबित हो गया। क्या शानदार खेल खेला गया था। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, जनरान को हम्बोगेन को दिलासा देते हुए देखता हूँ, शियाटोन को उसका हाथ पकड़कर खड़े हुए देखता हूँ और तभी मुझे सब समझ आ जाता है। वह परफेक्ट एलिबी शायद जनरान ने खुद तैयार की थी। उसने खुद को और मेरी बेटी को हम्बोगेन की शील्ड बना दिया था। उसके दिल में हमेशा मैं ही वह इंसान था जिसे बलि चढ़ाया जा सकता था और हम्बोगेन वह उसका सबसे कीमती खजाना था जिसे हर हाल में बचाना था। यह सोचते ही मेरा दिल टुकड़ों में बिखर जाता है, लेकिन अब उसमें खून बहाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इतने दिनों की यातना के बाद वह दिल पहले ही सुन्न हो चुका था।
कुछ देर बाद सारे गेस्ट्स जा चुके थे। पूरा हॉल बिखरा पड़ा था। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी थी, जिस पर जान रान चुपचाप अपने हाई हील्स उतारती है और उन्हें सोफा पर फेंक देती है। उसकी हर हरकत में गुस्सा भरा हुआ था। वह अपने गले से पर्ल नेकलेस उतारती है और ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखती है। त्यानु, अब खुश हो? उसकी आवाज दांत पीसते हुए निकलती है। हर शब्द बर्फ जैसा ठंडा था। तुमने शियाटोन के बर्थडे को पूरे सिटी का मजाक बना दिया। क्या यही चाहते थे तुम? उसी समय हम्बोगेन धीरे से जान रन की स्लीव पकड़ता है। उसकी आवाज हमेशा की तरह जरूरत से ज्यादा मीठी थी। जानन, ब्रदर त्यानु को मत डांटो। ये सब मेरी गलती है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तो सिर्फ शियाटोन को खुश करना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। यह सुनते ही जान रान तुरंत उसके सामने झुक जाती है। उसकी आवाज पल भर में नरम हो जाती है। वह उसके कंधे पर हल्की थपकी भी देती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वह मेरी तरफ मुड़ती है। अब उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। तुम आखिर चाहते क्या हो? सिर्फ एक शर्त थी। क्या उसके लिए पुलिस बुलाना जरूरी था? तुम जानते हो इसका फू फैमिली पर कितना असर पड़ेगा। पुलिस को यहाँ बुलाने का मतलब समझते हो? तुम इतने इरेशनल कब से हो गए? इतने लोगों के सामने तुमने बोगेन पर आरोप लगाया और शियाटोन का बर्थडे खराब कर दिया। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि उस पर क्या गुजरी होगी? उसका हर आरोप औलों की तरह मेरे ऊपर गिर रहा था, ठंडा, भारी और दर्दनाक। मैं उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखता हूँ और अचानक मुझे हंसी आने लगती है, क्योंकि वह सिर्फ उसकी साथी नहीं थी, वह इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी। उसे सच पता था, फिर भी वह मुझे ही दोष दे रही थी, उस इंसान को जो असली विक्टिम था। लेकिन अब मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता था, जिस पर मेरा साइलेंस उसे जिद लगने लगता है। उसकी आंखों का गुस्सा और गहरा हो जाता है। वह आगे बढ़कर मेरे कंधे पकड़ लेती है और मुझे मजबूर करती है कि मैं उसकी तरफ देखूं। त्यानु, हम्बोगेन शियाटोन का गॉडफादर है और 7 साल पहले उसी ने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं दिया होता तो तुम मर चुके होते। तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? उसे टारगेट करना बंद करो और आज जो हुआ उसके लिए तुम्हें बोगेन से माफी मांगनी होगी। उसकी आवाज सुनते ही मेरे सामने 7 साल पुराना हॉस्पिटल घूम जाता है। डिसइंफेक्टेंट की गंध फिर से नाक में भर जाती है। कितनी विडंबना थी। जिस लाइफ डेट को मैं हमेशा याद रखता था, वही आज मुझे कंट्रोल करने का हथियार बन चुका था। उसने उस एहसान का इस्तेमाल जान रन के करीब आने के लिए किया और मेरी ग्रेटिट्यूड को स्मोक स्क्रीन बना दिया। मेरी आंखों के सामने उसने मेरी पत्नी को छीन लिया और मुझे उसकी बेटी पालने पर मजबूर कर दिया। क्या शानदार प्लान था। मेरी उंगलियां हथेली में धंस जाती हैं, लेकिन अब दर्द महसूस नहीं होता। जब दिल मर जाता है तो शरीर भी सुन्न हो जाता है। पापा बैड। अचानक शियाटोन की आवाज मुझे यादों से बाहर खींच लाती है। वह नैनी का हाथ छुड़ाकर मेरी तरफ दौड़ती है, फिर अपने छोटे छोटे मुट्ठियों से मेरी टांग पर मारने लगती है। आप गॉडफादर को क्यों परेशान करते हो? आपने मेरा बर्थडे खराब कर दिया। मुझे आपसे नफरत है। मुझे अब पापा नहीं चाहिए। यह सुनकर समझ आता है कि दिल टूटना कैसा महसूस होता है। जान रन यह सब देखती है। वह हल्का सा भौहें सिकोड़ती है, लेकिन आखिर में सिर्फ ठंडी सांस छोड़ देती है। देख लिया, एक बच्ची भी सही और गलत पहचान सकती है। त्यानु, खुद पर सोचो। यह कहकर वह मेरी तरफ देखना तक बंद कर देती है। फिर हैम्बोगेन और शाओतोन को साथ लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। मैं बोगेन को घर छोड़ने जा रही हूँ। शाओतोन, मॉम को बाय बोलो। अगले ही पल विला का दरवाजा खुलता है और जोर से बंद हो जाता है। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ, फ्लोर पर फैले हुए केओस को देखता हुआ। टूटे हुए ग्लासेस, कुचला हुआ केक, जमीन पर बिखरे बैलून, सब कुछ मेरी मैरिज जैसा लग रहा था, मेरी फैमिली जैसा, मेरी पूरी लाइफ जैसा। मुझे नहीं पता कितना समय बीत जाता है। फिर जान रान वापस लौटती है। उसके पीछे शाओतोन भी थी। बच्ची अब भी मुंह फुलाए हुए थी। जान रान अंदर आकर वाटर ग्लास भरती है, लेकिन मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखती। आखिर में शियाटोन मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर वह मेरा हाथ जोर से हटाती है। साइड हटो, मैं आपको नहीं देखना चाहती। मुझे गॉडफादर चाहिए। जिस पर ग्लास हल्का सा कांप जाता है। गर्म पानी मेरी हथेली पर गिरता है और उसे लाल कर देता है, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मैं बेहद शांत आवाज में कहता हूँ, जैसे किसी और की कहानी सुना रहा हूँ। चिंता मत करो, बब बहुत जल्द तुम्हारे पास सिर्फ बोगेन ही पापा होगा। यह सुनकर दोनों एक पल के लिए रुक जाती हैं, लेकिन मैं उन्हें कोई रिएक्शन देने का मौका नहीं देता। जिस पर मैं मुड़ता हूँ और सीधे मास्टर बेडरूम की तरफ चला जाता हूँ। क्लैक। दरवाजा मजबूती से बंद हो जाता है, जैसे मेरे दिल का दरवाजा मेरा सिपल हमेशा के लिए बंद हो गया हो। उस रात मैं खाली कमरे में अकेला सोता हूँ। मेरा सिर लगातार घूम रहा था। लगातार लगे झटकों ने आखिरकार मुझे तोड़ दिया था, और कब मेरी आंख लग जाती है मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन नींद आते ही मैं एक नाइटमेयर में फंस जाता हूँ। मैं 5 साल पहले के डिलीवरी रूम में खड़ा था। चारों तरफ डिसइंफेक्टेंट की गंध फैली हुई थी। वह गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं कॉरिडोर में खड़ा पसीने से भीगा हुआ था। जन रान की दर्द भरी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस माँ और बच्ची दोनों सुरक्षित रहें। तभी दूर से नर्स की आवाज सुनाई देती है, एक हेल्दी बेबी गर्ल हुई है। यह सुनते ही मेरे पैरों की ताकत खत्म हो जाती है। मैं खुद को संभालने के लिए दीवार का सहारा लेता हूँ। फिर मैं बच्ची का चेहरा देखने के लिए सिर उठाता हूँ, लेकिन मेरे सामने जो इंसान खड़ा था वह हैम्बोगेन था। वह बेबी ब्लैंकेट पकड़े मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, एक अजीब मुस्कान, गर्व से भरी हुई मुस्कान। मेरा बच्चा, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मैं घबराकर हाथ आगे बढ़ाता हूँ। नहीं नहीं, मेरा बच्चा कहाँ है?
अचानक डिलीवरी रूम की लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं, जिस पर हम्बोगेन का चेहरा डरावना होकर मुड़ने लगता है। विकृत, भयानक। उसके हाथों की ब्लैंकेट खुल जाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। खाली, पूरी तरह खाली। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? अगले ही पल मैं झटके से जाग जाता हूँ। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। ठंडे पसीने से मेरा पूरा पजामा भीग चुका था। खिड़की के बाहर सुबह होने लगी थी। घड़ी में लगभग 5 बज रहे थे। मैं अभी तक नाइटमेयर से बाहर नहीं निकल पाया था। तभी धड़म, बेडरूम का दरवाजा अचानक खुल जाता है। जनरान अंदर आती है। बिना एक शब्द कहे वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड से खींच लेती है। उसकी आवाज में जरा भी गर्माहट नहीं थी, जैसे वह किसी क्रिमिनल से बात कर रही हो। मैं बेड का सहारा लेकर खड़ा होता हूँ। तेज बुखार की वजह से मेरी नजर धुंधली हो रही थी। हर कदम ऐसा लगता था जैसे रुई पर चल रहा हूँ। मेरा सिर बुरी तरह घूम रहा था, लेकिन जान रान एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखती। वह बस गुस्से में आगे आगे चलती रहती है और मुझे खींचते हुए सीधे चिल्ड्रन रूम की तरफ ले जाती है, जिस पर वह रुक जाता है और एक तरफ हट जाता है। अंदर का सीन देखते ही मेरी सांसें थम जाती हैं। वह सफेद बिल्ली शिया टोन के बेड पर अकड़ी हुई पड़ी थी। उसकी गर्दन का घाव चादरों को लाल रंग से भिगो रहा था, जो बेहद डरावना लग रहा था। वहीं शिया टोन एक कोने में तकिए को कसकर पकड़े कांप रही थी। वह किसी की तरफ कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। तुमने किया है? जान रन की आवाज धीमी थी, लेकिन किसी जहरीली ब्लेड की तरह सीधे मेरे दिल को चीर देती है। जिस पर मैं धीरे धीरे सिर उठाता हूँ और उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, मैंने नहीं किया, मुझे बुखार है। कल रात मैं अपने कमरे में था। लेकिन जान रन मुझे सिर्फ शक भरी नजरों से देखती है, जैसे वह किसी ऐसी चीज को देख रही हो जिसने उसे पूरी तरह निराश कर दिया हो। उसकी आंखों में शक, तिरस्कार और वह ठंडापन साफ दिख रहा था, जो किसी ऐसे इंसान में होता है जिसने पहले ही मुझे दोषी मान लिया हो। जिसके बाद वह फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहती है, कल रात दूसरी मंजिल पर सिर्फ तुम थे। सभी कर्मचारियों ने कंफर्म किया है कि वहां और कोई नहीं गया। एथियानो, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। पिछली बार पार्टी में तुमने बोगेन पर इल्जाम लगाया था और अब तुम एक बिल्ली पर अटैक कर देते हो। वो सिर्फ एक बिल्ली थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर तुम कब रुकने वाले हो? देखो तुमने शियाटन को किस हालत में पहुंचा दिया है। यह सुनकर मेरा दिल धीरे धीरे टूटने लगता है। 5 साल की शादी, और उसकी नजरों में मैं ऐसा इंसान था जो जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है, अपनी बेटी को डरा सकता है। फिर जानरान एक कदम आगे बढ़ती है और ठंडी आवाज में कहती है, एथियानो, पिछले कुछ समय से तुम बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो। मैंने डॉक्टर संघ से संपर्क कर लिया है। वह सबसे बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट हैं। तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। जिस पर मैं उसे अविश्वास से देखता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? मुझे लगता है कि तुम्हें मदद की जरूरत है। उसकी आवाज इतनी शांत थी जैसे वह कोई बिल्कुल सामान्य सच्चाई बता रही हो। ट्रीटमेंट के दौरान तुम्हारी और बाकी सबकी सेफ्टी के लिए तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। यह सुनकर अचानक मुझे सब समझ आ जाता है। वह मुझसे सवाल नहीं कर रही थी, वह मुझे सजा सुना रही थी। बिल्ली की मौत का इस्तेमाल करके वह मुझ पर इल्जाम लगा रही थी और मेरी कथित पागलपन का बहाना बनाकर मुझे कैद कर रही थी, ताकि वह एम्बोजेन के साथ बिना किसी रुकावट के रह सके और उसे इस बात का डर भी न हो कि मैं उसके सारे प्लान खराब कर दूंगा। सच में कितनी चालाक थी वह। जिस पर मेरे होंठों से एक धीमी हंसी निकल जाती है। वह हंसी खाली कॉरिडोर में गूंजती है, उदास और तंज से भरी हुई। जान रान भौहें सिकोड़ते हुए पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो? खुद पर। मैं हंसना बंद करता हूँ और बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखता हूँ। फुआन, इन 5 सालों में मैं तुम्हारा पति था या फिर वह कुत्ता जिसे तुम पाल रही थी? जब मैं तुम्हारी बात मानता हूँ तो तुम मुझे इनाम देती हो, और जब नहीं मानता तो मेरे गले में जंजीर डाल देती हो। जिस पर उसके चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल जाता है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती है। एथियानो, ऐसा मत कहो। मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मेरे भले के लिए? मैं उसके शब्द दोहराता हूँ और अचानक वे मुझे बेहद हास्यास्पद लगने लगते हैं। हर नुकसान, हर दर्द, वह सबको एक ही लाइन में लपेट देती थी, यह तुम्हारे भले के लिए है। इसके बाद जान रान मेरी तरफ देखना बंद कर देती है और बटलर की तरफ मुड़कर कहती है, इन्हें इनके कमरे तक छोड़ दो। आज से मेरी इजाजत के बिना इन्हें बाहर मत निकलने देना। दिन में 3 बार खाना दरवाजे पर पहुंचा दिया जाएगा। डॉक्टर सांग हफ्ते में 2 बार आएंगे। जिस पर बटलर सिर झुका लेता है और मेरी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं करता। मैं अपनी पीठ सीधी करता हूँ और सीधे बेडरूम की तरफ चल देता हूँ। जब दरवाजा बाहर से लॉक होकर बंद हो जाता है, तब भी मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। ठंडे दरवाजे से टिककर मैं धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाता हूँ। माथे पर बुखार जल रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे सीने के अंदर पड़ा हुआ वह मर चुका दिल जल रहा था। मैं अपने ही घर में कैद था, अपनी 5 साल की पत्नी द्वारा कैद किया गया, और वजह थी मानसिक बीमारी का बहाना। वाकई कितना हास्यास्पद और दयनीय था यह सब। फिर मैं दीवार का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए बेड तक पहुंचता हूँ। कंबल के नीचे छिपाया हुआ लैपटॉप निकालता हूँ। खुशकिस्मती से मैंने उसे पिछली रात ही छिपा दिया था। जिस पर मैं उसे ऑन करता हूँ, हॉटस्पॉट से कनेक्ट करता हूँ और ईमेल खोलता हूँ। माँ का मैसेज अब भी वहीं मौजूद था। त्यानु, जान रान ने एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। फू फैमिली ने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं इसकी भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें जल्द आजादी जरूर दिला सकती हूँ। विदेश ट्रांसफर अप्रूव हो चुका है। तुम जब चाहो जा सकते हो। जिस पर मैं जवाब टाइप करता हूँ, थैंक यू मॉम।
बस कुछ और दिन मेरा इंतजार कीजिए। इसके बाद मैं वर्क फोल्डर खोलता हूँ और ओवरसीज ब्रांच संभालने से पहले बाकी बचे सारे काम खत्म करने लगता हूँ। बुखार मेरी नजर धुंधली कर रहा था, उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मैं दांत भींच कर लगातार टाइप करता रहता हूँ। मुझे जाना था, मुझे हर हाल में यहाँ से निकलना था, इस नरक से दूर, उस औरत से दूर जिसने 5 साल तक मुझे बेवकूफ बनाया, और इस झूठ से भरे घर से दूर। अगले 3 दिन हैरानी भरे तरीके से शांत गुजरते हैं। जब भी डॉक्टर संग मेरा ट्रीटमेंट करने आते हैं, मैं उनके हर सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन वे ट्रीटमेंट मशीन्स मुझे असहनीय दर्द देती थीं। हर इलेक्ट्रिक सेशन के बाद मेरा दिमाग सुन्न हो जाता था, मैं लगभग बेहोश हो जाता था, लेकिन हर बार जागने पर मेरा दिल पहले से ज्यादा ठंडा हो जाता था। शायद मुझे जान रान की क्रूरता का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। उसने हमारे बीच बचा हुआ हर रिश्ता खुद ही काट दिया था। धन्यवाद जान रान, तुमने इसी तरीके से मेरे इस मैरिज से जुड़े आखिरी लगाव को भी खत्म कर दिया। मैं लगभग सोता नहीं था, होश में रहने का हर पल काम में लगाता था। बुखार आता और चला जाता था, जब लिख नहीं पाता तब माथे पर ठंडा पानी रख लेता था और फिर वॉइस डिक्टेशन का इस्तेमाल करके काम जारी रखता था। आखिरकार तीसरी रात मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर देता हूँ। जब आखिरी ईमेल भेजा जाता है तब बाहर सुबह हो चुकी थी। मैं कंप्यूटर बंद करता हूँ, केबल निकालता हूँ और उसे सूटकेस के सीक्रेट कंपार्टमेंट में रख देता हूँ। इसके बाद मैं खिड़की की तरफ बढ़ता हूँ। यह दूसरी मंजिल थी, ज्यादा ऊंची नहीं। मैं बेडशीट्स और कवर्स को बांधकर एक मजबूत रोप बना लेता हूँ और उसका एक सिरा बेड के भारी पैर से बांध देता हूँ। फिर खिड़की खोलता हूँ। सुबह की हवा अंदर आती है और अपने साथ आजादी की खुशबू लेकर आती है। मैं उस कमरे को आखिरी बार देखता हूँ, फिर मुड़ जाता हूँ। अब मेरी आंखों में कोई झिझक नहीं बची थी, जिस पर मैं रोप को कसकर पकड़ता हूँ और खिड़की से नीचे उतरना शुरू कर देता हूँ। मेरा शरीर हवा में लटक रहा था, लेकिन मुझे कोई डर महसूस नहीं होता, सिर्फ राहत महसूस होती है। मैं नीचे जमीन तक पहुंच जाता हूँ, तभी टखने में तेज दर्द उठता है। शायद चोट लग गई थी, लेकिन अब उसकी कोई अहमियत नहीं थी। मैं सूटकेस घसीटते हुए सड़क किनारे खड़ी कार की तरफ बढ़ता हूँ। यह वही कार थी जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए तैयार करवाई थी। ड्राइवर मुझे देखते ही नीचे उतरता है और सामान रख देता है, जिस पर मैं पीछे वाली सीट पर बैठ जाता हूँ और विला फू को आखिरी बार देखता हूँ। सुबह की धूप में नहाई विला फू शांत और खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन मेरे लिए वह एक शानदार पिंजरा थी और मैं आखिरकार उससे भाग निकला था। इसके बाद कार सीधे एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में मैं फोन निकालता हूँ, सिम कार्ड बाहर निकालकर खिड़की से फेंक देता हूँ। फिर जान रान के सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर देता हूँ। 5 साल की चैट हिस्ट्री, सैकड़ों फैमिली फोटोज, सब कुछ डिलीट कर दिया गया। वेटिंग हॉल के शीशे के उस पार इंग्लैंड जाने वाली फ्लाइट टेक ऑफ की तैयारी कर रही थी। मैं बोर्डिंग पास हाथ में लेकर एक कोने में बैठा इंतजार कर रहा था। तभी फोन स्क्रीन चमकती है। यह लू हान किन का मैसेज था। सर, लंदन ब्रांच पूरी तरह तैयार है, क्या मैं किसी को आपको रिसीव करने भेजूं? लू हान किन वो पार्टनर थी जिससे मेरी मुलाकात फॉरेन मार्केट एक्सपैंड करते समय हुई थी। वह खूबसूरत थी, बेहद काबिल थी और उसका अतीत भी बिल्कुल साधारण नहीं था। हमने कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया था और हमारी समझ भी काफी अच्छी थी। जब उसे पता चला कि मैं लंदन आ रहा हूँ तो उसने मदद की पेशकश की थी, जिस पर मैं जवाब देता हूँ, जरूरत नहीं है, मैं खुद पहुंच जाऊंगा, थैंक यू। तो फिर कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। इसके बाद मैं फोन बंद कर देता हूँ, कुर्सी पर पीछे टिक जाता हूँ और आंखें बंद कर लेता हूँ। तभी बोर्डिंग अनाउंसमेंट सुनाई देती है। मैं सूटकेस उठाता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। बिना पीछे देखे सीधे गेट की तरफ बढ़ता हूँ, ब्रिज पार करता हूँ और प्लेन में चढ़ जाता हूँ। एयर होस्टेस मुस्कुराकर मुझे सीट तक ले जाती है। मैं विंडो सीट पर बैठता हूँ और सीट बेल्ट बांध लेता हूँ, जिस पर प्लेन धीरे धीरे रनवे पर आगे बढ़ना शुरू करता है। खिड़की के बाहर वह शहर जिसने मुझे 5 साल तक कैद रखा था धीरे धीरे छोटा होता जाता है और फिर बादलों के नीचे गायब हो जाता है। मैं दर्द से जलती आंखें बंद करता हूँ और एक लंबी सांस छोड़ देता हूँ। आखिरकार सब खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो चुका था। आज से मैं ईटियानो सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। लंदन की ऑटम सीजन लगातार बारिश लेकर आती थी। हवा में हमेशा गीली घास की खुशबू रहती थी। ब्रांच फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की एक ग्लास बिल्डिंग में स्थित थी। 30वीं मंजिल से थेम्स रिवर साफ दिखाई देती थी, जो नीचे सांप की तरह बहती नजर आती थी। पहले हफ्ते में मैं लगभग ऑफिस में ही रहने लगता हूँ। टाइम डिफरेंस, प्रोसेसेस और टीम को संभालने में इतना व्यस्त था कि दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सो पाता था। लेकिन व्यस्त रहना ही घाव भरने की सबसे अच्छी दवा थी। जब दिमाग रिपोर्ट्स, डेटा और मीटिंग्स से भर जाता है तब धोखे और झूठ को याद करने की जगह नहीं बचती। लू हान किन भी समय समय पर मिलने आती रहती थी। उसका अपना बिजनेस और नेटवर्क यहाँ था, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए समय निकालती थी। कभी गर्म कॉफी लेकर आती थी तो कभी कुछ खाने का सामान। एक बार कॉफी रखते हुए वह कहती है, सर, अगर आप खुद को इसी तरह पुश करते रहे तो जल्दी या देर से आपका शरीर जवाब दे देगा। जिस पर मैं सिर उठाकर हल्की मुस्कान देता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। यह सुनकर वह ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस सामने बैठकर चुपचाप मैगजीन पढ़ने लगती है।
पूरे ऑफिस में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज और पन्ने पलटने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन वह खामोशी कभी असहज नहीं लगती थी। लू हानकिन ऐसी महिला थी जो बाउंड्रीज बनाए रखना जानती थी। वह मेरा अतीत जानती थी, लेकिन कभी ज्यादा सवाल नहीं पूछती थी। उसे जब जरूरत होती तभी वह सामने आती थी, न ज्यादा करीब न ज्यादा दूर, और यही दूरी मुझे सुकून देती थी। लंदन पहुंचने के दूसरे हफ्ते में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो महीनों से अटका हुआ था और जिसे हेड ऑफिस लगभग फेलियर मान चुका था, अचानक एक नए मौके के साथ सामने आता है। दूसरी पार्टी एक पुरानी फैमिली कंपनी थी, काफी कंजर्वेटिव और बंद सोच वाली। वे पहले हमेशा चाइनीज कंपनीज के साथ कोऑपरेशन करने से इनकार करते रहे थे, जिस पर मैं लगातार 3 दिन उनकी हिस्ट्री, कल्चर और फैमिली कनेक्शंस का अध्ययन करता हूँ और फिर उनके लिए पूरी तरह अलग नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी तैयार कर देता हूँ। मैं मार्केट शेयर या प्रॉफिट परसेंटेज की बातें नहीं करता। मैं मार्केट शेयर की बात नहीं करता और न ही जल्दी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा शुरू करता हूँ, बल्कि मैं शुरुआत उस ट्रेडिशनल क्राफ्ट से करता हूँ जिसे उनकी फैमिली 3 पीढ़ियों से संभालती आ रही थी, जिस पर मैं उनकी क्वालिटी के प्रति दीवानगी की तारीफ करता हूँ और धीरे धीरे बातचीत को कोऑपरेशन, लेगेसी और इनोवेशन की तरफ ले जाता हूँ। दूसरी तरफ बैठे सफेद बालों वाले चेयरमैन का रवैया भी धीरे धीरे बदलने लगता है। जो इंसान शुरुआत में बेहद सतर्क था, वह बातचीत में पूरी तरह शामिल हो जाता है। आखिर में वह मेरा हाथ पकड़कर कहता है, मिस्टर एयो, आप सच में कमाल के इंसान हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है तो पूरा मीटिंग रूम तालियों से गूंज उठता है, जिस पर लू हानचिन भी वहां पार्टनर के रूप में मौजूद रहती है और पूरी निगोशिएशन में हिस्सा लेती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वह मुस्कुराकर कहती है, प्रेसिडेंट ओ, मैं सच में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। काफी समय हो गया है किसी इतने फॉर्मिडेबल ओपोनेंट को देखे हुए, लेकिन अब हम ओपोनेंट नहीं पार्टनर्स हैं। जिस पर मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, वह अपना गर्म हाथ मेरे हाथ में रख देती है। हमारी पार्टनरशिप सफल हो, इसी कोलैबोरेशन की वजह से लू हानकिन और मेरी मुलाकातें पहले से ज्यादा होने लगती हैं। वह अक्सर मुझे लंच या डिनर के लिए इनवाइट करती है ताकि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर बात हो सके। कभी कभी हम काम के अलावा भी दूसरी चीजों पर बात करने लगते हैं, नई आर्ट एग्जीबिशंस, नए खुले रेस्टोरेंट्स या वीकेंड पर घूमने की अच्छी जगह है। लेकिन उसने कभी मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज्यादा सवाल नहीं किए, न ही उसने कभी जानबूझकर कोई एम्बिगियस सिग्नल देने की कोशिश की। हम दो ऐसे लोगों की तरह थे जिन्हें पराई जमीन पर एक ऐसा इंसान मिल गया था जो उन्हें समझ सकता था। हम एक दूसरे का सम्मान भी करते थे और प्रशंसा भी, और यही रिश्ता मुझे सुकून देता था। एक दोपहर में अभी एक लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म करता हूँ, तभी इंटरनल फोन बजता है। सेक्रेटरी की आवाज आती है, प्रेसिडेंट आओ, मिस लू आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं, उन्हें अंदर भेज दीजिए। जिस पर लू हानकिन दरवाजा खोलकर अंदर आती है। आज उसने ऑफिस सूट नहीं पहना था, बल्कि डार्क ग्रे कैशमियर ड्रेस पहन रखी थी, जो उसकी पतली कमर और लंबी टांगों को और उभार रही थी। आज उसमें बिजनेस वर्ल्ड वाली तेज धार थोड़ी कम थी और उसकी जगह एक अलग तरह की नरमी दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुराती है और मेरे सामने आराम से बैठ जाती है। प्रेसिडेंट ऑन, काम खत्म हो गया? मैं अपनी भौहों के बीच हल्की मालिश करते हुए कहता हूँ, अभी खत्म किया है। प्रेसिडेंट लू, कोई काम था? जिस पर वह हल्का सा भौं उठाकर कहती है, क्या मैं आपसे सिर्फ तभी मिल सकती हूँ जब मुझे कोई काम हो? उसका लहजा थोड़ा करीब था, लेकिन फिर भी पूरी तरह संतुलित, न तो असहज और न ही जरूरत से ज्यादा व्यक्तिगत। इसके बाद वह आगे कहती है, मुझे पता है कि आप वर्कहोलिक हैं, लेकिन खाना तो आपको भी खाना पड़ता है ना? हाल ही में एक फ्रेंच रेस्टोरेंट खुला है, काफी अच्छी रिव्यूज हैं, क्या आप मुझे यह सम्मान देंगे? जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैं लू हानकिन की गुडविल को महसूस कर सकता था, और शायद वह एहसास भी जो सिर्फ बिजनेस पार्टनर से थोड़ा ज्यादा था। वह एक बेहद आकर्षक महिला थी, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और टेस्टफुल। उसके साथ समय बिताना भी सुखद लगता था, लेकिन 5 साल के धोखे और उस अंतिम टूटन के बाद मेरा दिल जैसे पूरी तरह जम चुका था और फिलहाल उसके पिघलने के कोई संकेत नहीं थे। जिस पर मैं हल्की मुस्कान देता हूँ, शिष्ट लेकिन दूरी बनाए हुए। प्रेसिडेंट लू, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन आज रात मुझे अभी कुछ रिपोर्ट्स रिव्यू करनी है। लेकिन इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ, वह मेरी बात काट देती है। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, खाना जरूरी है। उसका रवैया दृढ़ था, लेकिन आंखें अब भी बेहद कोमल थीं। इसे प्रोजेक्ट की अच्छी शुरुआत का सेलिब्रेशन समझ लीजिए। प्रेसिडेंट एयो, ये फेवर मुझे दे दीजिए। जब बात यहाँ तक पहुंच जाती है, तब उसे दोबारा मना करना जरूरत से ज्यादा ठंडा लगता, जिस पर मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूँ और आखिरकार सिर हिला देता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात साफ कर दूं, इस डिनर का बिल मैं दूंगा। इसे प्रोजेक्ट में सपोर्ट करने के लिए प्रेसिडेंट लू के प्रति मेरी अप्रिसिएशन समझिए। यह सुनकर लू हानकिन मुस्कुरा देती है। वह समझती थी कि यही वह बाउंड्री है जो मैं तय कर रहा हूँ, इसलिए वह और जोर नहीं देती। डिनर के बीच में वह अचानक कहती है, प्रेसिडेंटो, क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी किसी जगह को छोड़ना भागना नहीं होता, बल्कि खुद को एक नई शुरुआत देना होता है? जिस पर फिलेट काटता हुआ मेरा हाथ रुक जाता है। वह खिड़की के बाहर रात के नजारे को देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कहती है, जिंदगी में बहुत कुछ होता है, अच्छा भी और बुरा भी। कुछ घावों को भरने में समय लगता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ इसलिए सारी अच्छाइयों को ठुकरा मत दीजिए क्योंकि किसी ने कभी आपको चोट पहुंचाई थी। मैं अपने कटलरी नीचे रख देता हूं और उसकी तरफ देखता हूं। वह जानती थी कि मैं उसे देख रहा हूं, लेकिन फिर भी वह मेरी तरफ नहीं देखती, बस आगे कहती रहती है,
मैं आपको कोई सलाह देने की कोशिश नहीं कर रही, मैं बस इतना मानती हूँ कि आपके जैसे अच्छे इंसान को बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिए। लुहान किन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन शब्द नहीं मिलते, जिस पर आखिरकार वह मेरी तरफ मुड़ती है और मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में सच्चाई भी थी और कोमलता भी। घबराइए मत, मैं आपको प्रपोज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि चाहे आपके साथ पहले कुछ भी हुआ हो, आप अच्छे व्यवहार के हकदार हैं, यहाँ तक कि खुद अपने द्वारा भी। उस पल मेरे अंदर जमी हुई बर्फ में जैसे एक छोटी सी दरार पड़ जाती है, सिर्फ एक छोटी सी दरार। डिनर के बाद लू हानकिन अपनी कार में बैठकर चली जाती है और मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा उसकी कार को लंदन की रात के ट्रैफिक में गायब होते देखता रहता हूँ। तभी फोन हल्का सा वाइब्रेट करता है। ये मेरे पेरेंट्स का मैसेज था। त्यानु, जान रान तुम्हें ढूंढ रही है, वह लंदन पहुंच चुकी है। मैं उस मैसेज को देखता हूँ लेकिन मेरे सीने में कोई भावना नहीं उठती। उसे ढूंढने दो, और अगर वह मुझे ढूंढ भी लेती है तो क्या। मेरे और उसके बीच सब कुछ उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उसने कहा था कि शियाटोन उसकी और बोगेन की बायोलॉजिकल डॉटर है। जान रान मुझे लगभग 1 महीने बाद ढूंढ लेती है। उस दिन मैं हाइड पार्क में टहल रहा था। लेट ऑटम के मौसम में लंदन की जमीन पीले मेपल लीव से ढकी हुई थी। मैं एक बेंच पर बैठा झील में तैरते स्वॉन्स को देख रहा था। ऐसे शांत पल मुझे बहुत कम मिलते थे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। त्यानु, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं मुड़कर नहीं देखता, जिस पर ऊंची हील्स की आवाज मेरे करीब आती जाती है। जान रन घूमकर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह बहुत ज्यादा दुबली हो चुकी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। महंगा कैश्मीर कोट उसके कमजोर शरीर को ढके हुए था, जिससे वह बेहद दयनीय लग रही थी। अगर यह सब पहले हुआ होता तो शायद उसे देखकर मेरा दिल टूट जाता, मैं उसे गले लगा लेता, लेकिन अब मैं उसे सिर्फ शांत नजरों से देखता हूँ, जैसे किसी अजनबी को देख रहा हूँ। त्यानु, वह फिर मेरा नाम लेती है। उसकी आवाज भर्रा चुकी थी। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी आवाज में कोई भावना नहीं थी, जिस पर वह मेरे पास बैठ जाती है और घबराहट में अपनी उंगलियां मरोड़ने लगती है। मुझे सब पता चल गया है। मैंने एम्बोजेन की हरकतों की जांच करवाई। बिल्ली उसी ने मारी थी, ड्रेस भी उसी ने खराब किया था, और उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली बात भी झूठ थी जिससे उसने दावा किया था कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी। वह शुरू से आखिर तक एक फ्रॉड था। उसने हम दोनों को धोखा दिया। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह कांपती आवाज में कहती है, और हमारी पहली बेटी, जब वह पौहा पैदा हुई थी तब हमें बताया गया कि वह सांस नहीं ले रही, लेकिन वह रिपोर्ट भी एम्बोजेन ने फेक करवाई थी। हमारी बेटी को दक्षिण के पहाड़ी इलाके में छोड़ दिया गया था। मैंने उसे ढूंढ लिया है। त्यानु, मैंने हमारी बेटी को ढूंढ लिया है। यह सुनकर मेरी सांसें जैसे रुक जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हथौड़े से मेरे दिल पर वार कर दिया हो। एक भारी दर्द मेरे सीने में फैल जाता है। क्या कहा तुमने? मेरी आवाज कांप उठती है, जिस पर जन रान मेरा हाथ पकड़ लेती है। उसके नाखून लगभग मेरी त्वचा में धंस जाते हैं। हमारी बेटी जिंदा है। वह वांगजिया विलेज नाम की जगह पर है। एक किसान परिवार ने उसे गोद लिया था। इस साल वह 4 साल की हो गई है। त्यानु, हमारी एक बेटी है, हमारी बायोलॉजिकल डॉटर। मैं अचानक खड़ा हो जाता हूँ। एक पल के लिए मेरी नजर धुंधली पड़ जाती है। मेरी बेटी जान रान और मेरी बेटी, वह बच्ची जिसे मैं जन्म के समय मृत समझता था, वह बच्ची जिसके लिए मैंने वर्षों तक दुख सहा और फिर बड़ी मुश्किल से उसे भूल पाया, वह जिंदा थी। वह कहाँ है? मेरी आवाज इतनी भारी हो जाती है कि खुद मुझे डर लगने लगता है। मुझे उसके पास ले चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वह यूनान के एक दूरदराज पहाड़ी गांव में है। यह सुनकर जान रान भी खड़ी हो जाती है और रोते हुए कहती है, टियानो, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती थी। अगर मैं ज्यादा सावधान होती, अगर मैं थोड़ा और ध्यान देती तो हमारी बेटी। अब इन बातों का क्या फायदा? मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ, फिर खुद को शांत करने की कोशिश करता हूँ। मुझे एड्रेस दो, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जरूरत नहीं है। जिस पर मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ। फू जान रान, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मैं अपनी बेटी को जरूर अपनाऊंगा, लेकिन उसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। यह सुनकर उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। त्यानु, मैं गलत थी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? इस बार हम फिर से शुरुआत करेंगे, अपनी बेटी को वापस लाएंगे और हम तीनों फिर से एक फैमिली बनेंगे। फैमिली? मेरे होंठों पर एक ठंडी हंसी आ जाती है। तुम, एम्बोजेन और शियाटोन ही असली फैमिली हो। मेरी बेटी और मैं अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। नहीं त्यानु, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा से सिर्फ तुमसे। रोते हुए वह मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। एम्बोगेन सिर्फ मेरी जिंदगी की एक गलती था। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम थे। लेकिन मैं उसका हाथ झटक देता हूँ और एक कदम पीछे हट जाता हूँ। फू जान रान, तुम अब भी नहीं समझी। मैं एक एक शब्द साफ बोलता हूँ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और न ही मैं तुम्हारी माफी का इंतजार कर रहा हूँ। सच ये है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं रही। जिस दिन तुमने कहा था कि शियाटोन तुम्हारी और बोगेन की बेटी है, जिस दिन तुमने मुझे पागल कहकर कमरे में बंद कर दिया था, जिस दिन तुमने बोगेन पर भरोसा किया और मुझ पर नहीं, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। और अब कृपया यहाँ से चली जाओ, मुझे दोबारा मत ढूंढना और कभी दोबारा नई शुरुआत की बात मत करना, क्योंकि हमारे बीच अब कोई न्यू बिगिनिंग बची ही नहीं है। यह कहकर मैं मुड़ जाता हूँ और वहां से चल देता हूँ, जिस पर पीछे से जान रान रोते हुए मेरा नाम पुकारती रहती है। लेकिन इस बार मैं एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखता। अपार्टमेंट लौटते ही सबसे पहले सबसे नजदीकी फ्लाइट बुक करता हूँ। इसके बाद मैं लू हान किन को कॉल करता हूँ
और उसे पूरी सिचुएशन संक्षेप में बता देता हूँ, जिस पर दूसरी तरफ से उसकी दृढ़ आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी लुहानकिन, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वह तुरंत मेरी बात काट देती है। आओ त्यानु, शायद अभी यह बात कहना सही समय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हें पता रहे कि तुम अकेले नहीं हो। जिस पर वह कुछ पल रुकती है और उसकी आवाज पहले से ज्यादा नरम हो जाती है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यह सुनकर मैं फोन को कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरे गले में जैसे कुछ अटक जाता है। काफी देर बाद मैं धीरे से कहता हूँ, ठीक है। लगभग 12 घंटे बाद मैं और लू हान कैन एयरपोर्ट पर मिलते हैं। हम कुनमिंग जाने वाली फ्लाइट में साथ बैठते हैं। पूरे सफर में हम दोनों लगभग कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरे दिल के अंदर मैं जानता था कि कुछ चीजें चुपचाप बदल चुकी हैं। इसके बाद प्लेन बदलना, फिर कार का सफर, फिर मोटरसाइकिल और आखिर में 2 घंटे तक पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलना पड़ता है। तब जाकर हम वांगजिया विलेज पहुंचते हैं। वह गांव एक गहरी घाटी के अंदर बसा हुआ था। चारों तरफ ऊबड़ खाबड़ मिट्टी के रास्ते थे। घर छोटे, पुराने और जर्जर दिखाई देते थे। उसी समय शाम ढल रही थी। घरों की चिमनियों से धुआं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। हवा में जलती लकड़ी और गर्म चावल की खुशबू तैर रही थी। जानरान द्वारा दिए गए एड्रेस के अनुसार हम एक छोटे से मिट्टी के घर तक पहुंचते हैं। आंगन के बाहर लकड़ी की बाड़ लगी हुई थी और तभी मेरी नजर आंगन में बैठी एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। वह एक छोटे स्टूल पर बैठी थी और एक टहनी से जमीन पर कुछ बना रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 3 या 4 साल होगी। उसने पुराने और ढीले कपड़े पहन रखे थे जो साफ तौर पर उसके साइज के नहीं थे। उसका छोटा सा चेहरा धूल से सना हुआ था और उसके बाल सूखे और पीले पड़ चुके थे। लेकिन उसे देखते ही मेरे शरीर के अंदर बहता खून जैसे मुझे सच बता देता है। मेरा दिल अचानक कसकर सिकुड़ जाता है और एक ऐसी कड़वाहट मेरी आंखों तक पहुंचती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। इसमें कोई शक नहीं था, वह मेरी बेटी थी। जिस पर मैं कांपते हुए बाड़ का दरवाजा खोलता हूँ। दरवाजा चरमराहट की आवाज करता है और मैं लड़खड़ाते कदमों से आंगन में चला जाता हूँ। आवाज सुनकर वह बच्ची सिर उठाती है, जिस पर उसका छोटा और दुबला चेहरा मेरी नजरों के सामने आता है। लेकिन वह बेहद प्यारी थी, खासकर उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें। वे बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी बचपन में मेरी हुआ करती थीं। यह देखकर मेरी आंखों से आंसू तुरंत बह निकलते हैं। मैं कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाता हूँ, उसके चेहरे को छूना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं वह घबरा न जाए। मेरी आवाज इतनी भर जाती है कि शब्द मुश्किल से निकलते हैं, बेटी। लेकिन वह घबरा जाती है और तुरंत पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई देता है। तभी घर के अंदर से एक किसान दंपति बाहर दौड़कर आता है। उन्होंने साधारण कपड़े पहन रखे थे और धूप में जली हुई त्वचा थी। मुझे और लू हान किन को देखकर वे दोनों कुछ पल के लिए ठिठक जाते हैं। फिर उनके चेहरे पर सावधानी और बेचैनी दिखाई देने लगती है, जिस पर वह आदमी बच्ची को अपने पीछे कर लेता है और सतर्क आवाज में पूछता है, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? उन्हें बच्ची की रक्षा करते हुए देखकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिलती है। बच्ची भले ही दुबली थी, लेकिन वह साफ सुथरी थी। इसका मतलब था कि इस परिवार ने उसकी देखभाल की थी। इतनी बड़ी बदकिस्मती के बीच शायद यही एक खुशकिस्मती थी। मैं गहरी सांस लेता हूँ, आंसू पोंछता हूँ और खुद को शांत करते हुए कहता हूँ, नमस्ते। मैं इस बच्ची का बायोलॉजिकल फादर हूँ। शायद पहले किसी ने आप लोगों से संपर्क किया होगा, लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। आवाज में हैरानी भी थी और खुशी भी। त्यानु। यह सुनते ही मेरा पूरा शरीर तन जाता है। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ता हूँ। जान रान आंगन के दरवाजे पर खड़ी थी। लंबे सफर की वजह से वह बेहद थकी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी खुशी थी जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती है और बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, उसे मत छूना। जिस पर मैं तुरंत बच्ची को अपने पीछे कर लेता हूँ और अपने शरीर से उसे पूरी तरह ढक देता हूँ। फिर जान रान की तरफ देखता हूँ। मेरी आंखों में दोबारा मिलने की कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ चेतावनी और ठंडापन था। तुम उसे छूने के लायक नहीं हो। मेरे ये कुछ शब्द जनरान के दिल में बर्फ की सुई की तरह चुभ जाते हैं। वह मुझे देखती है, फिर बच्ची को मेरी सुरक्षा में छिपा हुआ देखती है और यह भी देखती है कि मैं उसे कितनी मजबूती से बचा रहा हूँ, जबकि उसके लिए मेरी आंखों में सिर्फ बेरुखी बची थी, जिस पर उसकी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। त्यानु, मैं उसकी माँ हूँ। तुम खुद को माँ कहने की हकदार भी हो। मेरी आवाज बर्फीली हवा जैसी ठंडी थी। 4 साल तक तुमने उसे पहाड़ों में छोड़ दिया और अब तुम्हें याद आया कि तुम उसकी माँ हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं हमेशा यही समझती रही कि वह मर चुकी है। जान रन रोते रोते खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। ये सब बोगन ने किया था, सब उसी की वजह से हुआ। मुझे भी अभी हाल ही में सच पता चला है। बस मैं उसकी बात काट देता हूँ। हर शब्द टूटती बर्फ की तरह सख्त था। फू जानरान, तुम हमेशा यही करती हो। जब भी कुछ गलत होता है, दोष किसी और का होता है। एम्बोजेन ने तुम्हें धोखा दिया। एम्बोजेन ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। एम्बोजेन ने बच्ची को छोड़
छोड़ दिया और तुम बिल्कुल निर्दोष हो, है ना? यह सुनकर उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। जिस पर मैं आगे कहता हूँ, अगर तुम्हें सच में अपनी बेटी की परवाह होती तो जब तुम्हें बताया गया था कि वह मर गई है तब तुम एक बार उसे देखने की जिद करती, तुम सबूत मांगती, तुम डॉक्टर पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करती। लेकिन उस समय तुम्हारे दिल में सिर्फ बोगेन था। एक मृत बच्ची के बारे में सोचने का समय कहाँ था तुम्हारे पास? जनरान के होंठ कांपने लगते हैं, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा था वह सब सच था। उस साल हमारी पहली बेटी के मरने की खबर सुनकर वह जरूर टूटी थी, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि उसने कहा था हमारे और भी बच्चे होंगे, और कुछ महीनों बाद ही वह शियाटोन से प्रेग्नेंट हो गई थी। अब सोचता हूँ तो वह सब कभी एक्सीडेंट था ही नहीं, वह एम्बोजेन के साथ पहले से थी। जिस पर जान रन अचानक घुटनों के बल बैठ जाती है और मेरे पैंट का किनारा पकड़कर रोते हुए कहती है, त्यानु मुझे माफ कर दो, मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? हम फिर से शुरुआत करेंगे, हम मिलकर अपनी बेटी को बड़ा करेंगे। मैं वादा करती हूँ अब सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी, अब मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे और हमारी बेटी के लिए होगी। लेकिन उसका यह रूप देखकर भी मेरे दिल में कोई हलचल नहीं होती। बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माफी, उसके आंसू, उसके वादे, सब कुछ बहुत देर से आया था। जब मुझे सबसे ज्यादा उसके भरोसे की जरूरत थी उसने एम्बोजेन पर विश्वास किया। जब मुझे उसके साथ की जरूरत थी उसने मुझे कैद कर दिया, और जब मैं पूरी तरह टूटकर चला गया तभी उसे मुझे रोकने की याद आई। लेकिन कुछ चीजें एक बार टूट जाएं तो फिर कभी नहीं जुड़ती। मैं उसकी तरफ दोबारा नहीं देखता, न ही उसे कोई जवाब देता हूँ। इसके बजाय मैं झुकता हूँ और अपनी बेटी को सावधानी से गोद में उठा लेता हूँ। शुरुआत में वह थोड़ा विरोध करती है, लेकिन शायद खून का रिश्ता अपना असर दिखाता है। धीरे धीरे वह शांत हो जाती है और अपना छोटा सा सिर मेरे कंधे पर रख देती है, जिस पर मैं उसके कान में धीरे से कहता हूँ, डरो मत, पापा तुम्हें घर ले जा रहे हैं। इसके बाद मैं मुड़ता हूँ और दूर खड़ी कार की तरफ चल पड़ता हूँ। लू हान किन चुपचाप मेरे साथ चल रही थी। वह आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल देती है। तभी जान रान घबराकर हमारे पीछे दौड़ती है, लेकिन लू हान किन उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह कुछ नहीं कहती, बस शांत नजरों से जान रान को देखती है। उसकी आंखों में न अहंकार था न चुनौती, वह किसी नरम दीवार की तरह थी, ऐसी दीवार जिसे पार नहीं किया जा सकता। जान रान उसे हटाकर हमारे पास पहुंचना चाहती थी, लेकिन जब उसने मेरी दृढ़ पीठ देखी, मेरी बाहों में सुरक्षित मेरी बेटी को देखा, लू हान किन को चुपचाप मेरे साथ चलते देखा, तब उसके पैर जैसे जमीन में जड़ जाते हैं। वह वहीं खड़ी रह जाती है। कार आगे बढ़ जाती है। पीछे धूल का बादल उठता है जो उसकी नजरों को धुंधला कर देता है और साथ ही उसकी आखिरी उम्मीद भी अपने साथ ले जाता है। रियर व्यू मिरर में जान रन की आकृति छोटी होती जाती है और आखिरकार पहाड़ी मोड़ के पीछे गायब हो जाती है, जिस पर मैं नजरें हटा लेता हूँ और अपनी गोद में सोई हुई बेटी की तरफ देखता हूँ। वह सो चुकी थी। उसकी लंबी पलकों पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। चेहरा धूल से सना हुआ था, लेकिन फिर भी वह बेहद प्यारी लग रही थी। मैं उसके गाल को हल्के से सहलाता हूँ। मेरा दिल दर्द, अपराध बोध और राहत जैसी भावनाओं से भर जाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, पापा बहुत देर से आए। तुमने 4 साल तक बहुत तकलीफ झेली, लेकिन अब पापा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इन 4 सालों का जो कर्ज मुझ पर है, मैं उसे 100 गुना लौटाऊंगा। तभी आगे बैठी लू हान किन धीमी आवाज में पूछती है, क्या बच्ची का कोई नाम है? मैं सिर हिला देता हूँ। उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स उसे सऊदी बुलाते थे। यह बहुत पुराना नाम है जिसमें बेटों को प्राथमिकता देने की सोच झलकती है। जिस पर लू हान किन धीरे से कहती है, नाम बदल दीजिए, वह एक नई जिंदगी की हकदार है। मैं कुछ पल चुप रहता हूँ, फिर अपनी सोई हुई बेटी का चेहरा देखता हूँ और धीरे से कहता हूँ, उसका नाम नियन नियन होगा। नियन यानी याद रखना। उस बेटी को याद रखने के लिए जिसे मैं खो चुका समझ बैठा था और जो आखिरकार मेरे पास लौट आई, और उस प्यार को हमेशा के लिए दफनाने के लिए जिसने मुझे जीते जी मरने से भी बदतर हालत में पहुंचा दिया था। मैं नियन नियन को तुरंत इंग्लैंड वापस नहीं ले जाता। वह अभी अभी एक अनजान जगह छोड़कर मेरे साथ आई थी। वह बहुत छोटी और संवेदनशील थी। अगर मैं उसे लगातार नए माहौल में ले जाता तो वह और ज्यादा असहज हो जाती। जिस पर मैं कुछ समय के लिए कुनमिंग सिटी के सेंटर में एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लेता हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक डॉक्टर और एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को भी हायर करता हूँ ताकि नियन नियन की पूरी जांच हो सके और वह धीरे धीरे भावनात्मक रूप से स्थिर हो सके। और दूसरी तरफ लू हान किन भी अपने कई जरूरी काम छोड़कर हमारी मदद करने लगती है। मैं कमिंग में ही रुक जाता हूँ, जिस पर लू हान किन हमारे साथ रहकर सबसे अच्छे डॉक्टर्स से कांटेक्ट करने में मदद करती है। वह पर्सनली बच्चों के लिए सेफ फर्नीचर चुनती है, साथ ही टॉयज और क्लोथ्स भी लेकर आती है। इसके बाद अपार्टमेंट धीरे धीरे पहले से ज्यादा वार्म और कंफर्टेबल बनता जाता है। यहाँ तक कि किचन में भी वह नियानियन के लिए ऐसे डिशेस बनाना सीखती है जिन्हें वह आसानी से खा सके और डाइजेस्ट कर सके। वह नियानियन का बहुत डेलिकेटली, पेशेंस और केयर के साथ ख्याल रखती है। वह कभी भी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करती है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट देती है। जिस पर जान रान बिल्कुल अलग बिहेवियर दिखाती है। ऐसा लगता है जैसे वह अपनी समझ खो चुकी है और लगातार मेरे पीछे पड़ी रहती है। हर दिन वह बिल्डिंग के नीचे खड़ी रहती है। न बारिश उसे रोक पाती है और न ही तेज हवा। वह अपनी बाहों
बाहों में बड़े बड़े फ्लावर बुकेट्स और हर तरह के एक्सपेंसिव टॉयज लेकर आती है जिन्हें वह नियानेन और मुझे देना चाहती है। इसके बाद वह लगातार कॉल्स और मैसेजेस भेजती रहती है। शुरुआत में उन मैसेजेस में माफी और बेबस पछतावा भरा होता है, लेकिन धीरे धीरे वे ह्यूमिलेटिंग रिक्वेस्ट्स में बदल जाते हैं। त्यानु, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे बस एक और चांस दे दो, सिर्फ एक बार। हमारी बेटी, क्या तुम मुझे उससे मिलने दोगे? मैं उसकी मदर हूँ। यहाँ तक कि वह अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके मेरा नया नंबर भी ढूंढ लेती है, जिसके बाद वह बार बार कॉल करती है और लगातार रिक्वेस्ट्स भेजती रहती है। मैं स्क्रीन पर भरे हुए उन इमोशनल मैसेजेस को देखता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ घुटन फील होती है। उसका पछतावा, उसके आंसू और उसके प्रॉमिसेस अब मुझे बेहद सस्ते लगते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ सॉरी बोल देने से सब ठीक हो जाता तो फिर उस साल बोले गए सारे झूठ आखिर क्या थे, और वे सारे घाव जिनसे मैं गुजरा था उनका क्या होता। उसका आज का दर्द सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने कंट्रोल खो दिया था, क्योंकि जो चीज कभी उसकी थी वह अब उसकी जिंदगी से निकल चुकी थी। ऐसा नहीं था कि उसे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ था, जिस पर मैं उसके सारे कॉन्टैक्ट मेथड्स ब्लॉक कर देता हूँ। साथ ही बिल्डिंग मैनेजमेंट और बॉडीगार्ड्स को भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ कि उसे बिल्डिंग के पास भी ना आने दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद वह बार बार कोई ना कोई तरीका ढूंढकर सामने आ ही जाती है, जैसे कोई घोस्ट मेरे सामने मेरे ही हॉरेबल पास्ट को वापस घसीट कर ला रहा हो। जान रान की ऑब्सेशन के बीच लू हान किन की जेंटल केयर मौजूद रहती है, और इसी दौरान नियानेन भी धीरे धीरे खुलने लगती है। लू हान किन और मिया के पेशेंस की वजह से नियानेन अपना शुरुआती डर पीछे छोड़ने लगती है। वह मुस्कुराने लगती है, वह मुझे अपनी सॉफ्ट वॉइस में पापा कहकर बुलाती है और क्यूरियोसिटी के साथ इस नए वार्म और सेफ वर्ल्ड को देखने लगती है। उसे लू हान किन भी बहुत पसंद आने लगती है, जिस पर लू हान किन उसे अपनी बाहों में लेकर विंडो के बाहर गुजरती कार्स दिखाती है। कभी वह उसके साथ बैठकर पेशेंटली पजल्स कंप्लीट करती है, और जब भी नियान किसी नाइटमेयर से डरकर जाग जाती है तब लू हान किन उसके पास बैठकर धीरे धीरे स्टोरीज सुनाती है ताकि वह दोबारा आराम से सो सके। धीरे धीरे नियानियन अपनी छोटी छोटी आर्म्स फैलाकर लू हान किन से खुद उसे उठाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। यह देखकर कि मेरी बेटी और लू हान किन इतनी नेचुरली और क्लोज होकर रह रही हैं और मेरी बेटी के चेहरे पर हर दिन ज्यादा स्माइल्स दिखाई दे रही हैं, मेरा जमे हुए दिल भी फिर से गर्म होने लगता है। इसी दौरान लू हान किन और मेरे बीच का रिलेशनशिप भी चुपचाप करीब आने लगता है। हर रात नियान के सो जाने के बाद हम बालकनी में बैठकर काम और फ्यूचर के बारे में बातें करते हैं। कभी कभी हम पास्ट की कुछ बातों का भी जिक्र कर लेते हैं, लेकिन लू हान किन कभी भी मेरे पास्ट के बारे में जबरदस्ती सवाल नहीं करती है। वह बस चुपचाप मेरे साथ खड़ी रहती है और जब भी जरूरत पड़ती है सही समय पर मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। उसका यही रिस्पेक्ट और बैलेंस मुझे बहुत लंबे समय बाद पहली बार इनर पीस फील करवाता है। फिर एक रात नियानियन के सो जाने के बाद मैं और लू हनचिन लिविंग रूम में बैठे होते हैं। बाहर कुमिंग की रात फैली हुई होती है और सड़क की लाइट्स खामोशी से चमक रही होती हैं। अचानक मैं कहता हूँ, थैंक यू वन किंग, जिस पर वह अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखती है। पीली लाइट के नीचे उसकी आंखें असामान्य रूप से सॉफ्ट दिखाई दे रही होती हैं। मैं आगे कहता हूँ, इतने समय से तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि यहाँ रहने के लिए तुमने बहुत सी चीजें साइड में रखती हैं। मैं ये एहसान हमेशा याद रखूंगा।